हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आशा करता हूँ बड़े ही अच्छे होंगे और कुशल मंगल होंगे। तो हमारा जीएसटी की रिविजनरी लेक्चर में लेक्चर नंबर 3 है या 4 है? तो देख रहे हैं कौन सा लेक्चर है। तो हम कंटिन्यू करते हैं हमारी जीएसटी की रिविजनरी क्लासेस को। तो हमने अभी तक काफी सारी चीजें कर ली, काफी कुछ कर लिया है। तो चलो हम क्लासेस को कंटिन्यू करते हैं और आगे कुछ सीखते हैं। जी सर। तो वैसे सीख नहीं रहे हैं, हम तो सिर्फ रिवाइज कर रहे हैं। सीख तो हमने रखा है। हाँ बेटा, सीख तो रखा है आपने। तो आज हम स्टार्ट करते हैं ई वे बिल से। ई वे बिल क्या होता है सर? ई वे बिल सर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलो मोटा मोटा रिवाइज करो सर। ई वे बिल सप्लाई से कनेक्टेड नहीं होता, ये मूवमेंट ऑफ गुड्स से रिलेटेड होता है 50,000 या उससे ज्यादा के लिए। ठीक है, इसके दो पार्ट होते हैं सर। जी सर, दो पार्ट होते हैं सर। ठीक है, पार्ट ए एंड पार्ट बी होता है। काफी सिचुएशन ऐसी जहां पर ई वे बिल बनाया नहीं जाता। ई वे बिल के लिए हमें टाइम दे रखा है कि ओवर डायमेंशनल आपका कार्गो है या फिर नॉर्मल कार्गो है, उनके लिए अलग अलग लिमिट दे रखी है। कब कब ई वे बिल बनाना होता है, बल्क ई वे बिल क्या होता है, नॉर्मल ई वे बिल क्या होता है, सारी की सारी चीजें आप यहाँ पर सीखने वाले हो। तो चलो सीखते हैं। कहता है ई वे बिल ये क्या है? ई वे बिल क्या है? कहता है कि नंबर 1, सबसे बड़ी बात, कहता है इट इज फॉर द गुड्स नॉट फॉर द सर्विस। पहली बात, सर्विस 100 करोड़ की ले ली, क्या ई वे बिल रिक्वायर्ड है? अरे सर, ई वे बिल मतलब रास्ते का बिल। तो सर्विस रास्ते पर चल के थोड़ा ना आती है। सर जी, सर्विस तो हवा हवाई है, उड़ जाती है। ठीक है जी सर। आगे कहता है टू चेक द मूवमेंट ऑफ द गुड्स। ठीक है, मतलब ये हमें ई वे बिल जो होता है वो क्या चेक करना है कि मूवमेंट हो रही है गुड्स के अंदर या नहीं हो रही। इफ देर इज नो मूवमेंट, देर इज नो ई वे बिल। ठीक है, अगर मूवमेंट होगी तभी ई वे बिल होगा। जी सर। तो चलो आगे चलते हैं। दैट इज इफ नो सप्लाई, अगर सप्लाई नहीं है बट मूवमेंट ऑफ गुड्स, देन ई वे बिल इज मैंडेटरी। ठीक है, ई वे बिल मैंडेटरी है अगर वो क्या कर दे, क्रॉस कर दे 50 लाख की, सॉरी 50,000 की लिमिट को। कहता है ये ई वे बिल की रिक्वायरमेंट के टू स्टॉप ओब्लिक रिड्यूस द फेक इनवॉइस ओब्लिक बोगस इनवॉइस, मतलब जो डुप्लीकेट ये बिना बात के ये फर्जी बिल आ रहे थे ना, उनको रोकने के लिए एक नया कंसेप्ट आया जिसका नाम था ई वे बिल। आगे चलते हैं। कहता है ई वे बिल हैव टू पार्ट्स। ठीक है, ई वे बिल की साइट क्या है? ये www.ewabill.gst.gov.in, ये हमने ऑफिशियल वेबसाइट बता रखी है। इसमें पार्ट ए होता है और एक पार्ट बी होता है। दिख रहा है आप लोगों को? जी सर, हम लोगों को दिख रहा है। ठीक है जी सर। इसमें क्या होता है सर? इसमें दो पार्ट होते हैं, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए वैलिड रहता है 15 डेज के लिए। इसमें डिटेल क्या आती है? डिटेल ऑफ रिसिपिएंट, डिटेल ऑफ सप्लायर एंड मतलब रिसिपिएंट की, सप्लायर की एंड गुड्स की डिटेल होती है। इसको कोई भी फाइल करता है, कोई भी फाइल कर सकता है सर, रिसिपिएंट, सप्लायर या फिर ट्रांसपोर्टर। पार्ट बी में ट्रांसपोर्टर की डिटेल होती है। ई वे बिल कितने नंबर का होता है, कितने डिजिट का होता है सर? 12 डिजिट का ई वे बिल नंबर होता है। इसके अंदर एक क्यूआर कोड भी होता है, कम्युनिकेटेड बाय द ईमेल। ठीक है, डिटेल ऑफ मतलब बी में ट्रांसपोर्टर की डिटेल होती है। आगे चलते हैं। ठीक है, ए मतलब ए में किसकी डिटेल होती है? रिसिपिएंट की एंड सप्लायर की एंड गुड्स की। और बी में ट्रांसपोर्टर की डिटेल होती है। ई वे बिल 12 डिजिट का होता है। ठीक है जी सर। और पार्ट ए 15 दिन के लिए वैलिड रहता है। जी आगे कहता है ई वे बिल। ई वे बिल कहता है नॉर्मल भी होता है, दैट इज असेंबल्ड गुड्स। ठीक है, ई वे बिल बल्क वाइज भी होता है, दैट इज डिसअसेंबल्ड गुड्स, लाइक मोटर अलग, ब्लेड अलग, ये अलग, वो अलग। मतलब ई वे बिल नॉर्मल भी हो सकता है और बल्क में भी बन सकता है। आगे कहता है, नोट कर रखा है, एक चीज बता रखी है। कहता है ये दिल्ली का सप्लायर है, ये दिल्ली का सप्लायर है, ये दिल्ली का सप्लायर है, दैट इज मिस्टर एक्स। मिस्टर एक्स है, दिल्ली दिल्ली दिल्ली, माल जा रहा है भिवानी, माल जा रहा है जयपुर, माल जा रहा है लुधियाना। अलग अलग डालते बेटा, ये हरियाणा, ये राजस्थान और ये पंजाब। ठीक है, 3 ई वे बिल शैल बी प्रिपेयर्ड। ठीक है, 3 ई वे बिल बनेंगे, बट फैसिलिटी ऑब्लिक ऑप्शन कंसोलिडेशन ऑफ ऑल 3 ई वे बिल। मतलब वैसे तो 3 ई वे बिल बनने चाहिए, लेकिन एक फैसिलिटी है कि आप इन तीनों को एक में कंसोलिडेट कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे चलते हैं। कहता है, कहता है, क्या कहता है सर? ये कहता है, ये कुछ कहता है। कहता है वेयर ई वे बिल, क्या कहता है? वेयर ई वे बिल, ई वे बिल कहां पर होती है? दैट इज ई वे बिल इज रिक्वायर्ड। पहले कहते हैं कहां कहां रिक्वायर्ड नहीं है, पहले पढ़ते कहां रिक्वायर्ड नहीं है। ई वे बिल इज नॉट रिक्वायर्ड, कहां कहां पर रिक्वायर्ड नहीं है। कहता है अगर आप एग्जेम्प्टेड गुड्स दे रही हो, लाइक इंडियन फ्लैग, अभी जो 15 अगस्त पे जब फ्लैग भर भर के गए थे, ठीक है, सारे देश में जब झंडा को हमने हमारे लहराया था। ठीक है सर, क्योंकि हमारे मोदी जी ने एक मुहिम निकाली थी कि हर घर झंडा हर घर तिरंगा, है ना? हाँ वो आया था सर, हर घर तिरंगा लहराया था। तो उस समय जितने भी हमारे फ्लैग गए थे, तो वहां पर क्या 10 लाख, हालांकि 50,000 किलोमीटर क्रॉस कर दिया गया था, लेकिन बोला गया नहीं भाई साहब, नहीं, यहाँ ई वे बिल नहीं बनेगा। नॉन एग्जेम्प्टेड गुड्स, मतलब नॉन टैक्सेबल गुड्स, नॉन एग्जेम्प्टेड नॉन टैक्सेबल, लाइक पेट्रोल वगैरह है, ई वे बिल नहीं बनेगा। नेगेटिव लिस्ट में जो भी आ रहे गुड्स नहीं बनेगा। करेंसी भाई साहब, करेंसी जेब में डाल ले जाओ, कितने लाखों
करोड़ डाल दीजिए पता नहीं चलता, ठीक है। तो कहता है करेंसी जा रही है 50,000 से ज्यादा तो ई वे बिल नहीं बनेगा। पोस्ट वैन ई वे बिल नहीं बनेगा। जेम्स एंड ज्वेलरी नहीं बनेगा, क्योंकि इतनी सी छोटी सी जेम्स एंड ज्वेलरी वैसे लाखों करोड़ों की होती है। कहता है एलपीजी, कैरोसिन और कोयल घरेलू यूज वाली उन पे वो जा रहे हैं तो नहीं लगेगा ई वे बिल। आगे कहता है कि रिटर्न ऑफ एम्प्टी सिलेंडर, इसके नीचे मैंने एग्जांपल दे रखा है इस चीज का, उस पर भी नहीं लिखा। नॉन मोटराइज व्हीकल मतलब ऐसा व्हीकल, ऐसा साधन जिस पर मोटर नहीं है, लाइक टांगा का आप ले जाओ, कितने का सामान ले जाओ, ई वे बिल की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट लाइक डिफेंस वगैरह जा रहा है तो ई वे बिल नहीं लगेगा। कहता मूवमेंट कर रहे हो आप ट्रक की मूवमेंट कर रहे हो भाई साहब, कहां से बेटा, ट्रक की मूवमेंट कर रहे हो 20 किलोमीटर के दायरे तक, और वो भी मूवमेंट क्यों करवाई जा रही है, हम तो ये देखेंगे कि इसमें कितना वेट है, ठीक है, वेटमैन के लिए, ठीक है। मूवमेंट अप टू 20 किलोमीटर फॉर द वेटमैन स्टेशन एटसेट्रा, वेटमैन स्टेशन पे मतलब वेट करवाने के लिए जा रहा है, कितना वजन है इसके अंदर। आगे थोड़ा छोटा ही कर लेता हूँ जी सर। आगे ठीक है सर। आगे कहता है रिक्वायर्ड कब होता है, जब ये सप्लायर है ये रिसिपिएंट है। मूवमेंट ऑफ गुड्स हो रहा है और वैल्यू कितनी हो रही है सर 50,000 प्लस, दैट इज 50,000 से ज्यादा की होनी चाहिए। अब 50,000 से ज्यादा की वैल्यू के लिए हमें क्या करना पड़ता है, देखो यार हम पहले मैं ही बताता हूँ। लाइक मैंने कहा गुड्स टैक्सेबल 1 लाख का, जीएसटी 18%, जो भी होगा आईजीएसटी सीजीएसटी सब लग जाएगा, दैट इज 18,000, ठीक है। और एग्जेम्प्टेड गुड्स 20,000 की, ठीक है। अब ये कितना हो गया बेटा 1,38,000, 1,38,000 ही होगा ना, हाँ 1,38,000 बेटा। वैसे इसको क्या बोलते हैं बेटा ना, इसको इनवॉइस बोलेंगे या बिल ऑफ सप्लाई बोलेंगे सर, देखो इसको बोलेंगे टैक्स इनवॉइस कम बिल ऑफ सप्लाई, मतलब ये टैक्स इनवॉइस भी है और बिल ऑफ सप्लाई भी है। टैक्स इनवॉइस क्यों, क्योंकि सर टैक्स लग रहा है बट इसमें कुछ ऐसा आइटम भी है जिसपे टैक्स नहीं लग रहा है, तो इसको बोले टैक्स इनवॉइस कम बिल ऑफ सप्लाई, मतलब टैक्स इनवॉइस भी है और बिल ऑफ सप्लाई भी है। मैंने कहा क्या आपको जीएसटी, वैसे मतलब आपको पहले बताओ कि क्या ई वे बिल बनेगा। देखो सर जो टोटल वैल्यू आई है ना, टोटल वैल्यू जीएसटी लगने के बाद उसमें से माइनस कर दो एग्जेम्प्टेड को। एग्जेम्प्टेड कितना है, एग्जेम्प्टेड है सर 20,000 का, 20,000 को माइनस कर दो, कितना है 1,18,000। क्या ये 50,000 से ज्यादा है, जी सर 50,000 से ज्यादा, तो ई वे बिल मैंडेटरी है, बनाना पड़ेगा, ये बात कह रखी है जी सर। तो चलो देखते हैं, कहता है ठीक है एक सेकंड जी सर, क्या कहता है नो मूवमेंट नो ई वे बिल, अगर मूवमेंट ही नहीं है तो ई वे बिल भी नहीं बनेगा सर, अगर मूवमेंट नहीं तो ई वे बिल भी नहीं। कहता है ई वे बिल क्या होगा, वैलिड फॉर, भाई सर ई वे बिल जीएसटी सर वन नेशन वन टैक्स है, तो क्या ई वे बिल किसी पार्टिकुलर स्टेट या यूनियन टेरिटरी के लिए है, नहीं सर ये ऑल ओवर द इंडिया वैलिड रहेगा, आप कहीं से बना लो, ठीक है। वैलिड फॉर एनी स्टेट यूनियन टेरिटरी इन द इंडिया में कहीं भी आप पर्चा, भाई साहब कहीं भी आप झंडे गाड़ दो, कहते ये तो ई वे बिल है और ये हर जगह वैलिड है, तो इंडिया में वैलिड रहेगा, टेंशन ना लो। लाइक ई वे बिल आपने हरियाणा में जन्म हुआ उसका क्रिएट किया आपने, उसको बनाया और वैलिड दिल्ली, यस सर दिल्ली के लिए वैलिड, क्या जम्मू कश्मीर कहीं पे चले जाओ सर वैलिड है। अब वो जो ऊपर कंटेनर वाला क्वेश्चन पढ़ा था ना उसमें देखो इस चीज, वो कहता है लाइक कहता है ये इंडियन है, ठीक है, इंडियन कस्टमर के पास एलपीजी लेके जा रही है, ठीक है। कहता है वहां से उनका खाली सिलेंडर आया, यहाँ से हमारा खाली सिलेंडर आया, ठीक है, एम्प्टी सिलेंडर आया, नो ई वे बिल, बात समझ आई नहीं आई। आई कहता है यहाँ से इंडियन से फैक्ट्री में जा रहे हैं, ठीक है, इंडियन से फैक्ट्री में जा रहा है जहां पर क्या होगा सर गैस भरी जाएगी। कहता है यहाँ पे जा रहे हैं एम्प्टी सिलेंडर बट ई वे बिल बनेगा, क्यों, क्योंकि फैक्ट्री के लिए रॉ मटेरियल है, ठीक है, रॉ मटेरियल है, खाली सिलेंडर फैक्ट्री के लिए रॉ मटेरियल, उसके अंदर वो गैस डालेंगे जो फिनिश गुड्स बनेगा। तो कहता है यहाँ पे तो ई वे बिल नहीं बनेगा बट यहाँ पे ई वे बिल बनने वाला है। आगे बता रखा है कि ई वे बिल की कैलकुलेशन के लिए क्या क्या करते हैं, लाइक टैक्सेबल है, नॉन एग्जेम्प्टेड है, ये मैंने अभी ऊपर करवाया है, ठीक है। तो टोटल कितना होगा 63,600, उसमें से एग्जेम्प्टेड को माइनस कर दो 40,000 को, तो 23,600, तो नॉट रिक्वायर्ड ई वे बिल, ठीक है। टोटल में से एग्जेम्प्टेड को माइनस कर दोगे तो ई वे बिल की रिक्वायरमेंट आ जाएगी। एग्जेम्प्टेड को माइनस करना है, जीरो रेटेड को माइनस नहीं करना, ध्यान रखना बेटा, ठीक है जी सर, एग्जेम्प्टेड को माइनस करना है, ठीक है। टोटल सप्लाई में से एग्जेम्प्टेड को माइनस कर देंगे। नेक्स्ट पेज आगे कहता है भाई साहब सुनो, वैसे आप लोग बताना, वैसे चलो इसी में करा देता हूं। कहता है देखो क्या कहता है ये, कहता है ई वे बिल इज मैंडेटरी इररिस्पेक्टिव ऑफ द वैल्यू, मतलब वैल्यू वैसे तो नॉर्मल है 50,000 से ज्यादा, लेकिन कहता है भाई साहब इन कंडीशन में हम वैल्यू को ध्यान नहीं देंगे, कब, कहता है हैंडीक्राफ्ट गुड्स आ गया सर, हैंडीक्राफ्ट गुड्स का मूवमेंट हो रही है, वो इंटर स्टेट जा रहा है, क्यों, आपको याद हो तो हैंडीक्राफ्ट गुड्स को मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। कहता है कि अगर आप हैंडीक्राफ्ट गुड्स में डील कर रहे हो, ठीक है, इंटर सप्लाई कर रहे हो, हैंडीक्राफ्ट गुड्स ठीक है इंटर सप्लाई कर रहे हो, तो भी हम आपको लिमिट देंगे, ठीक है, वो 10 लाख 20 लाख की लिमिट देंगे, डोंट वरी टेंशन ना लो। तो कहता भाई कहीं गलती से हैंडीक्राफ्ट की जगह हम कुछ उल्ट पुल्ट ना दे दें, कहेंगे क्या
बोला ट्रक में क्या, बोला हैंडीक्राफ्ट गुड्स है भाई साहब, टेंशन ना लो। तो कहता भाई साहब सुनो, हैंडीक्राफ्ट गुड्स के साथ खिलवाड़ हो सकता है। बोला हैंडीक्राफ्ट गुड्स चाहे 1 रुपए का, आप इंटर सप्लाई कर रहे हो ना दोस्त, इंटर सप्लाई कर रहे हो तो आपको बनाना पड़ेगा ई वे बिल, ठीक है, क्योंकि हैंडीक्राफ्ट गुड्स पर क्या है, लिमिट दे रखी है। तो कहता है कि लिमिट की आड़ में बड़े बड़े खेल ना खेल जाओ। तो हम स्पेशली कह रहे हैं हैंडीक्राफ्ट गुड्स में चाहे 1 रुपए की सप्लाई कर रहे हो, आप इंटर कर रहे हो ना दोस्त, यहाँ ना इंटर कर रहे हो तो आपको बनाना पड़ जाएगा ई वे बिल। इंटर कर रहे हो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आगे जॉब वर्कर बहुत सेंसिटिव मामला है, क्योंकि ध्यान रखो, आपको पता होगा 1 साल 3 साल में वापस आ जाना चाहिए, ठीक है, क्या नाम है, रिवेन्यू और कैपिटल गुड्स याद है। तो कहता है हैंडीक्राफ्ट गुड्स में कहीं आप भाई साहब दिक्कत वाली बात ना कर दो, कहीं आप भेज रहे हो जॉब वर्कर के पास, हमें पता चला वहां से सेल कर रहे हो। भाई साहब सुनो, अगर आप जॉब वर्कर के पास दे रहे हो, इंट्रा कर रहे हो, सॉरी इंट्रा नहीं इंटरस्टेट कर रहे हो, तो आपको ई वे बिल बनाना मैंडेटरी है। मतलब 2 कंडीशन ऐसी है, जब जॉब वर्कर के पास जा रहा है, इंटर जा रहा है, और हैंडीक्राफ्ट गुड्स जा रहा है और इंटर जा रहा है, तो ई वे बिल बनाना पड़ेगा। इवन 1 रुपया जा रहा हो, ठीक है, 1 रुपए का गुड्स जा रहा हो, ठीक है जी सर। आगे कहता है हु एंड व्हेन ई वे बिल इज प्रिपेयर्ड, कौन बनाएगा और कब बनाएगा, ठीक है चलो चेक करते हैं। कहता है मूवमेंट बाय रोड, रोड के द्वारा जा रहा है, तो कहता है प्रिपेयर कर सकता है भाई साहब रिसिपिएंट, सप्लायर एंड ट्रांसपोर्टर, कोई भी प्रिपेयर कर देगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हैविंग अ जीएसटी रजिस्ट्रेशन, इफ नॉट रजिस्ट्रेशन देन एनरोल योरसेल्फ ऑन द बेसिस ऑफ द पेन एंड आधार। अगर आपके पास आप जीएसटी के अंदर रजिस्टर्ड हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप ई वे बिल बना सकते हो। लेकिन कहता है नहीं रजिस्टर्ड हो भाई साहब, आप बड़े आदमी नहीं हो लेकिन मूवमेंट करवा रहे हो, तो कहता है आप कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पेन और आधार के द्वारा आपको एक ऑथेंटिकेशन मिलेगा और उससे आप ई वे बिल बना सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर आप रोड से माल जा रहा है, रोड से, तो बिफोर मूवमेंट बनाना पड़ेगा, ध्यान रखना, बिफोर मूवमेंट ऑफ गुड्स आपको ई वे बिल बनाना पड़ेगा। क्यों? रस्ते में, ओहो रस्ते में ऑफिसर मिलेगा, क्या करेगा वो आपका गुड्स चेक करेगा और ई वे बिल पूछा है, ई वे बिल है क्या, ठीक है। आगे चलते हैं, कहता है मूवमेंट ऑफ द गुड्स बाय, अगर वो जा रहा है रेल से, जा रहा है एयर से, बाय जा रहा है शिप से, यहाँ से जा रहा है, सुनो भाई साहब, कहता है प्रिपेयर कौन कर सकता है, सुनो भाई साहब, प्रिपेयर कर सकता है सप्लायर एंड डिस्ट्रीब्यूटर, ट्रांसपोर्टर क्यों नहीं भाई साहब, कहता है भाई ट्रक वाले भाई साहब कोई बात नहीं, हमारे पास सफिशिएंट टाइम है, आराम से चले जाना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन रेल, एयर और शिप ये टाइम क्यों है भाई साहब, इनके पास ये जो इनका जो ड्राइवर होता है ना, इनके पास इतना समय नहीं है कि वो ये छोटे मोटे काम करेगा भाई साहब, बहुत बड़ी बड़े काम है। कहता है वहां पे ट्रांसपोर्टर नहीं, अब क्या, अब ट्रेन में जा रहे हैं, अब ट्रेन में जा रहा है तो भाई साहब उसको गाड़ी को रोकेंगे, भाई साहब रुको ई वे बिल बनाओ, वो ई वे बिल बनाएगा, गाड़ी जानी 7 बजे, मतलब 9 बज चुके हैं, भाई साहब सुनो हमारी बस की बात नहीं है, इतने इतने ई वे बिल हम नहीं बनाने वाले, ठीक है। तो कहता है एयर से माल जा रहा है, शिप से माल जा रहा है, या फिर कैसे सर, एयर से जा रहा है, शिप से जा रहा है, ट्रेन से जा रहा है, ट्रेन से जा रहा है, तो हम कह रहे हैं ई वे बिल कौन बनाएगा, रिसिपिएंट या सप्लायर बनाने वाले हैं, ट्रांसपोर्टर बीच में नहीं आएगा, इसके पास समय नहीं है। एट द रेट ऑफ, अब ध्यान सुनना बेटा, यहाँ पर तो था बिफोर मूवमेंट, यहाँ था बिफोर मूवमेंट, यहाँ कहता है, यहाँ पर ऐसी कोई बात नहीं है, कहता है एट द रेट ऑफ आफ्टर मूवमेंट बट बिफोर द डिलीवरी एट द डेस्टिनेशन। क्यों? क्योंकि बेटा ऐसा नहीं है हवाई जहाज ऊपर उड़ रहा है, देखो भाई नीचे जमीन पे चल रहा है, जमीन पे तो ट्रक चल रहा है, तो भाई साहब ऑफिसर साहब आएंगे, हाथ में रोको, और रोका और आपका भाई सब देखेंगे कि पर्चा पुर्चा कंप्लीट है या नहीं है, और गुड्स देख लेंगे। लेकिन क्या, जहाज ऊपर, हवाई जहाज उड़, अब क्या गया, अब नीचे से मामा जी ऊपर जाएंगे क्या पैराशूट पहन के, भाई रोक 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 रोक, वही रोक हमें गुड्स दिखा। अरे भाई साहब ऊपर छत पे वहां पर कौन मिलेगा, कौन अधिकारी मिलेगा, नहीं मिलेगा ना। हाँ, और ऐसे ही शिप जा रहा है भाई साहब जी, क्या भाई साहब अधिकारी तैर के जाएगा, है नीचे तैर के जाएगा और रोको हम तो चेक करेंगे, नहीं सर, उसको मछली वगैरह खा जाएंगी, ठीक है। इतनी भयंकर भयंकर है। तो कहता है यहाँ पे रास्ते में हम आपको रुकवाने वाले नहीं, तो बोला रास्ते में नहीं रुकवाने वाले, हाँ डेस्टिनेशन पे हम चेक करेंगे। तो कहता है आफ्टर मूवमेंट बट बिफोर डेस्टिनेशन आप बना लेना दोस्त, ठीक है जी सर। आगे ई वे बिल कैंसिल कौन कर सकता है भाई, जनरेटर, जिसने ई वे बिल बनाया है वो 24 घंटे में उसको कैंसिल कर सकता है। लेकिन दूसरी पार्टी लाइक रिसिपिएंट ने बनाया, तो रिसिपिएंट खुद कितनी देर में सर, 24 घंटे में उसको कैंसिल मार सकता है। लेकिन अगर वो कैंसिल नहीं मार पाया और वो गलत था, तो दूसरी पार्टी रिजेक्ट मार सकती है, दैट इज सप्लायर एंड, हमारे केस में रिसिपिएंट ने बनाया तो रिसिपिएंट खुद 24 घंटे में कैंसिल कर सकता है। अदरवाइज सप्लायर एंड ट्रांसपोर्टर उसको 24 घंटे में 72 घंटे में रिजेक्ट मार देंगे, उसको 24 घंटे, नीचे वाले को 72 घंटे। बट ये ध्यान रखना मूवमेंट नहीं होना चाहिए, अगर मूवमेंट हो गया तो कैंसिल नहीं मारने देंगे, ध्यान रखना है, मूवमेंट नहीं हुआ है 24 घंटे में कैंसिल मार दो, मूवमेंट नहीं हुआ है दूसरी पार्टी 72 घंटे में कैंसिल मार दो, ठीक है। मतलब वो तो रिजेक्ट करेंगे, कैंसिल खुद का काम कैंसिल होता है और दूसरों का रिजेक्शन होता है, ठीक है। आफ्टर वेरिफिकेशन ऑफ ई वे बिल इज नॉट कैंसल्ड, ठीक है, ऑफिशियल मतलब ई वे बिल अगर वेरीफाई हो गया तो भाई साहब कैंसिल कर ही नहीं सकते, सिंपल शब्दों में, ठीक है। वेरीफाई होने के बाद कहा कैंसिल, मतलब वेरीफाई करो, रास्ते में अधिकारी मिले उन्होंने वेरीफाई कर दिया, आप कह रहे हो नहीं हम तो कैंसिल मारेंगे, हमसे तो गलती होगी, नहीं ना ना बाबा ना, अब कैंसिल नहीं मारने देंगे। आगे कहता है
क्या कहता है, कहता है ईवे बिल, कहता है वैलिडिटी ऑफ द ईवे बिल, ईवे बिल की वैलिडिटी कब होती है, कहता है कार्गो, अगर आपका नॉर्मल कार्गो है, अगर ओवर डायमेंशनल कार्गो है, ओवर डायमेंशनल कार्गो का मतलब क्या होता है बेटा, लाइक आपका ट्रक जा रहा है, ट्रक के ऊपर आपने देखा बड़ी बड़ी मशीनें रखी होती हैं, वो होता है ओवर डायमेंशनल, और ट्रक जा रहा है नॉर्मल लोड है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लोडिंग हो रखी है सिंपल, मशीन वगैरह नहीं है उसके पीछे, लाइक ट्रक वगैरह देखते हो आप, बड़ी बड़ी मशीनें देखते हो, बड़े बड़े ट्रक होते हैं लंबे लंबे, तो उनकी बात करता है ओवर डायमेंशनल। नॉर्मल कार्गो का क्या है, नॉर्मल कार्गो है, नॉर्मल ट्रक है, ठीक है, ठीक है, ओवरलोडेड कोई दिक्कत वाली बात नहीं, नॉर्मल कार्गो है, तो कहता है उनको एक दिन में 200 घंटे मिलेंगे, सिंपल शब्दों में। अगर कहता है आपको 400 किलोमीटर जाना है तो आपको 2 दिन मिलेंगे, 2 दिन के लिए वैलिड रहने वाला है वो। कहता है अगर आपको 500 किलोमीटर जाना है तो 3 दिन के लिए वैलिड रहेगा, क्यों, 1 डे फॉर 200 किलोमीटर और पार्ट दे रहा हूं, ठीक है, मतलब कंप्लीट 200 के लिए 1 डे मिलेगा, उसका पार्ट है तो भी आपको कितना मिलेगा, 1 कंप्लीट डे मिलेगा, जैसे 500 में तो 3 मिलेंगे। लेकिन कहता है ओवर डायमेंशनल है, दैट इज सिंगल यूनिट उसके ऊपर जा रही है, उसके ऊपर कोई मशीन वगैरह, उसके ऊपर कोई मतलब मशीन वगैरह ही जा रही है, मशीन वगैरह जा रही है, तो क्या है कि आपको आपको भाई साहब ये बड़े स्लो चलते हैं, ये बहुत स्लो चलते हैं, बहुत स्लो चलते हैं, क्योंकि मशीन वगैरह जा रही है, बहुत महंगी मशीन होती है बेटा, गलती से भी कुछ दिक्कत होगी तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। तो कहता है आपको एक दिन में 20 किलोमीटर और पार्ट दे रहा हूं, ऊपर 200 किलोमीटर और पार्ट दे रहा हूं, नीचे 20 किलोमीटर और पार्ट दे रहा हूं, ये इतने स्लो चलते हैं। कहता है क्या एक्सटेंशन हो सकता है ईवे बिल का, यस एक्सटेंशन पॉसिबल है, कहता है लाइक कमिश्नर खुद कर देगा, कोरोना के केस में ऐसा हुआ था, कहता है लाइक ईवे बिल जनरेटर खुद एक्सटेंड करवा सकता है, ठीक है, लाइक एक्सीडेंट वगैरह हो गया तो कहेगा वैसा वैसे ऐसे एक्सीडेंट हो गया, हमारा ईवे बिल अभी आप एक्सटेंड कर देना, ठीक है जी सर। लेकिन कहता है एक बात और कहता है द वैलिडिटी ऑफ द ईवे बिल में बी एक्सटेंडेड, कैसे एक्सटेंडेड करवा सकते हो, कब करवा सकता है, ये किसी बात कर रहा है सर, ये बात कर रखा है, ये डिपार्टमेंट की नहीं बात कर रहा, अदर देन डिपार्टमेंट की बात कर रहा है, लाइक ट्रांसपोर्टर रिसिपिएंट एंड वो सप्लायर की बात कर रखा है। कहता है द वैलिडिटी ऑफ ईवी बिल मे बी एक्सटेंडेड विद इन 8 आवर फ्रॉम इट्स एक्सपायरी, एक्सपायरी से 8 घंटे पहले आप उसको एक्सटेंड करवा सकते हो, कि भाई साहब हम टाइम पर नहीं पहुंचने वाले, हमें एक्सटेंड कर दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी उस समय। ठीक है, एक्सपायरी के 8 घंटे के अंदर अंदर आप करवा सकते हो। आगे चलते हैं, आगे कहता है नोट 1 ईवी बिल बी सफिशिएंट विद डिटेल ऑफ द एवरी ट्रांसपोर्टर, सिंपल कहता है यहाँ पे क्या कहता है, भाई जब हमारा कई बार है ना ट्रक बदलते रहते हैं, ये ट्रक था, उसके बाद दूसरा ट्रक हुआ, बड़ा ट्रक हुआ, ठीक है, फिर इसके बाद तीसरा ट्रक हुआ, क्योंकि माल जाना था, कई वैसे होते हैं कि भाई इस बॉर्डर तक हम, लाइक दिल्ली से माल जा रहा है नीचे तमिलनाडु तक जा रहा है, तो कि भाई हर बॉर्डर पे चेंज हो रहे हैं ट्रक, तो कहता है भाई ट्रक चेंज होंगे तो क्या हर हर ट्रांसपोर्टर की डिटेल आएगी, क्या हर ट्रांसपोर्टर की डिटेल आएगी, क्या कहता है हाउएवर नो नीड टू अपडेट द डिटेल ऑफ द ट्रांसपोर्टर, कहता है वैसे तो आपको नॉर्मल तो डिटेल सबकी अपडेट करनी पड़ेगी, हर एक की डिटेल को अपडेट करना पड़ेगा, बट ये कंडीशन ऐसी है जहां पर आपको डिटेल को अपडेट नहीं करना। पहला कहता है मल्टीपल व्हीकल है, एक से ज्यादा है, इंट्रास्टेट है, कहता है आमतौर पर तो आपको डिटेल अपडेट करनी पड़ती है, लेकिन ये कुछ सिचुएशन ऐसी है जहां पर आपको डिटेल अपडेट नहीं करनी। नंबर 1 कहता है मल्टी व्हीकल है, मतलब 2 या 2 से ज्यादा है, प्लस इंट्रास्टेट है, प्लस जो किलोमीटर है वो अप टू 50 किलोमीटर, ये ध्यान रखना भाई, इंपॉर्टेंट है जी सर। 1 मिनट आप पानी पी लीजिए, मैं आपको ब्रेक देता हूँ 1 मिनट का। चलो बेटा चले आगे, जी सर चल, तो चलिए आगे। नेक्स्ट कहता है, अरे प्रीवियस पेज, और पेज बीच में वैसे ही ले लिया मैं, ईवी बिल फिनिश हो गया बेटा हमारा, ठीक है, प्रीवियस पेज। एक चीज और ध्यान रखना इसमें सर, क्या ध्यान रखने योग्य है, मैं कहता हूँ ध्यान सुनो, अगर आपका कस्टम कस्टम पोर्ट पर है, याद है पोर्ट पर, हाँ कस्टम पोर्ट पर है, चाहे वो रेलवे हो, चाहे वो ड्राई पोर्ट हो, कहीं पर भी है बेटा, ठीक है, चाहे वो क्या नाम है, कोई भी कस्टम पोर्ट पर अगर आपका माल है, तो वहां पर भी तो हम ट्रक का यूज करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हैं, वेयर हाउस में जाते हैं, ऐसे वैसे जाते हैं, तो ट्रक यूज करते हैं, कहते वहां भी नो ई वे बिल, नो ई वे बिल, वहां भी ई वे बिल की जरूरत नहीं है, वहां पे भाई जब कस्टम पोर्ट पर इधर से उधर माल जा रहा है, ट्रकों में जा रहा है, तो कहते हैं वहां पे कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, लाइक एयरपोर्ट पे भी जाता है भाई, एयरपोर्ट पे जाता है तो भाई प्लेन बहुत दूर खड़े होते हैं,
ठीक है। तो प्लेन में ट्रक में माल भर के जाता है और प्लेन तक जाता है, प्लेन में क्या कहते हैं उसमें लोड करवा देते हैं, ठीक है। उसमें ट्रक से अनलोड करवाते हैं और प्लेन में लोडिंग करवाते हैं। तो कहते हैं भाई साहब वहां पे ट्रक यूज हो रहे हैं तो वहां पे ई वे बिल की रिक्वायरमेंट नहीं होती, ध्यान रखना, ठीक है सर। आगे नेक्स्ट नेक्स्ट कहता है, नेक्स्ट कहता है एडमिनिस्ट्रेटिव मैकेनिज्म एट द सेंट्रल लेवल। क्या कहता है ये अथॉरिटी हेडेड बाय, किस अथॉरिटी को कौन हेड करता है? नंबर 1 कहता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर हमारी निर्मला सीतारमण जी। कहता है रिवेन्यू डिपार्टमेंट को रिवेन्यू सेक्रेटरी। कहता है सीबीआईसी दैट इज सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम को कौन करता है? चेयरमैन एंड मेंबर्स। रीजन्स को कहता है प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर। जोन्स को चीफ कमिश्नर्स। कमिश्नरेट को सर कमिश्नर्स प्रिंसिपल कमिश्नर। आगे कहता है डिवीजन को कहता है डिविजनल ऑफिस ऑब्लिक डिप्टी कमिश्नर एटसेट्रा। ये सारी चीजें, ठीक है। एक बार इसको रीडिंग कर लेना, एग्जाम में आने के चांसेस बहुत कम होते हैं, ठीक है। एक बार वैसे गो थ्रू कर देना, ये वैसे बता रखा है। आगे कहता है जीएसटी लगभग कितने कंट्री में आया हुआ है? 160 में। बट ये क्वेश्चन आ सकता है बेटा 160, इसको ध्यान रखो। फर्स्ट टाइम कहां आया था सर? फर्स्ट टाइम आया था फ्रांस में 1954 में। ये ध्यान रखना, एक नंबर के लिए क्वेश्चन आ सकता है, ये आ सकता है लाइक। और क्या नाम है, सबसे पहले कहां आया था सर? कल पढ़ा था हमने, सामने आया था, ठीक है। और क्या नाम है, जम्मू कश्मीर कब आया था सर? 8 से आया था, ठीक है। याद आ रहा है नहीं आ रहा है? जी सर याद आ रहा है। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं सर। आर्टिकल 246 इंपॉर्टेंट भाई साहब, ध्यान रखना। आर्टिकल, अब ये जो आर्टिकल ये जो लिखे हुए हैं ना भाई साहब, जो मैंने मेन आर्टिकल जो मेन सेक्शन लिखे हुए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उनको छोड़ भी मत देना, उनको गलती से मत छोड़ के जाना, ठीक है। आर्टिकल नंबर 246 कैपिटल ए क्या कहता है? कहता है जीएसटी, कहता है ओवरराइड द आर्टिकल 246। आर्टिकल 246 को इसने ओवरराइड कर दिया। इसमें क्या कहता है? स्टेट एंड यूनियन कैन लेवी द टैक्स, ठीक है। स्टेट एंड यूनियन कैन लेवी द टैक्स, मतलब स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स को लेवी करवा सकती है। आगे आर्टिकल नंबर 269 कैपिटल ए, ये क्या कहता है? एक्सक्लूसिवली पावर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। यहाँ पे उन्होंने आईजीएसटी की पावर है बेटा, या आईजीएसटी एक्ट बना हुआ है यहाँ पे उनका। सिंपल शब्दों में कहता है एक्सक्लूसिवली पावर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। कौन सा आर्टिकल देता है? 269 कैपिटल ए। ध्यान सुनना बेटा, इसको मैं याद कराने का एक ट्रिक बताऊं, एक को मैं याद कराता हूं। ये 246 कैपिटल ए आप याद रखना। इसके बाद स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है कैन लेवी द टैक्सेस, याद है? ये देखो क्या रखा है? स्टेट एंड यूनियन दैट इज सेंट्रल गवर्नमेंट कैन लेवी द टैक्स, ये टैक्स को लेवी करवा सकते हैं। मैं कहता हूं इसको याद कराता हूं मैं आपको, ध्यान सुनो। आप पहले 26 देखो, 9 तो याद रहेगा, 9 और ए तो याद रहना है क्योंकि हर जगह यूज होना ही है। 9 और ए तो याद रहेगा, बात काफी पहले। मैं कहता हूं ये 26 जनवरी नेशनल लेवल का क्या नाम है सर? नेशनल हॉलीडे होता है। क्या होता है सर? नेशनल हॉलीडे होता है 26 को, ठीक है। नेशनल हॉलीडे होता है, तो यहाँ पे क्या होता है? नेशनल हॉलीडे होता है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट को एक्सक्लूसिवली पावर है, क्या है? सेंट्रल गवर्नमेंट को। इसको ऐसे 26 मतलब नेशनल हॉलीडे और नेशनल मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, इस तरह से याद रखो, ठीक है। कोई स्पेसिफिक स्टेट गवर्नमेंट का नहीं है। लाइक 1 नवंबर को हरियाणा बना था, तो ये हरियाणा बना था तो स्टेट को ज्यादा प्रेफरेंस मिलती है, इस तरह से बोला है। 26 जनवरी भाई साहब पूरे भारत में मनाया जाता है, तो भारत में सेंट्रल गवर्नमेंट का पूरा अधिकार है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट इस तरह से 26 जनवरी मींस सेंट्रल गवर्नमेंट, इस तरह से याद रखो बेटा, ठीक है। ये 2-3 आर्टिकल है जो आपको याद करने हैं, लाइक आर्टिकल 246 कैपिटल ए, 269 और एक आर्टिकल और पढ़ा हुआ है आपने, कौन सा? आर्टिकल 279 कैपिटल ए, कल ही पढ़ा था, किसका? जीएसटी कमेटी का, क्या याद है? यस सर, जीएसटी काउंसिल, दैट इज जीएसटी काउंसिल, कमेटी नहीं, जीएसटी काउंसिल, हम उसको कमेटी भी बोल देते हैं, ठीक है। दैट इज जीएसटी काउंसिल या जीएसटी कमेटी। इसमें आर्टिकल 246 कैपिटल 269 कैपिटल ए क्या कहता है? कहता है कि पार्लियामेंट टू डिटरमाइन पब्लिक लेवी क्या करती है कि आईजीएसटी ऑन इंटरस्टेट, ठीक है। इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट इज अ डीम्ड, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट इज डीम्ड इंटर सप्लाई, ये डीम्ड इंटर सप्लाई, इंपोर्ट कर रहे हो एक्सपोर्ट कर रहे हो, इसको डीम्ड इंटर बोलेंगे हम। कहता है आईजीएसटी डिस्ट्रीब्यूटेड किसमें होगा? स्टेट और सेंटर के बीच में। आपको भी बताया था मैंने, जो भी आईजीएसटी का मान लो 18% कलेक्शन होता है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है? आधा हिस्सा खुद रख लेती है और आधा हिस्सा उसको देती है डेस्टिनेशन स्टेट या यूनियन टेरिटरी को, उसके फंड में ट्रांसफर कर देती है। आगे इसके अंदर क्या 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 पता लगाया जाएगा? मतलब ये बताएंगी कि क्या नाम है कि कितना कितना हिस्सा जाएगा। दूसरा सबसे मेन है बेटा, ये सबसे मेन पावर, वो बताएंगी कि सप्लाई का प्लेस क्या है और सप्लाई का टाइम क्या है। बस नहीं, दैट इज सप्लाई का प्लेस मतलब इंट्रा सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं बताएगी, इसलिए ये पावर किसने दे रखी है? आईजीएसटी। मतलब ये इंटर है या इंट्रा है भाई साहब, सारे स्टेट गवर्नमेंट को ये पावर दे देते तो लड़ कटते, वो कहते नहीं ये हमारे स्टेट में है, वो कहते नहीं ये हमारी यूनियन टेरिटरी में है, तो बोला गया इंटर और इंट्रा का डिसीजन कौन लेने वाला है? सब सेंट्रल गवर्नमेंट लेने वाली है, ठीक है। इसलिए आईजीएसटी एक्ट में ये लिखा हुआ है। आगे रखा है जीएसटी काउंसिल 279 कैपिटल ए, जीएसटी काउंसिल की बताती है इसके बारे में, ठीक है।
जीएसटी काउंसिल के बारे में आर्टिकल 279 कैपिटल ए में है। तो हमने कितने सीखे सर? 246 कैपिटल ए, ठीक है, ओवरराइड करता है 246 को, और इसमें क्या करता है? स्टेट एंड यूनियन कैन लेवी द टैक्स। 269 कैपिटल ए सर ये सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर देता है। 279 कैपिटल ए सर ये जीएसटी काउंसिल की बात करता है। ये याद रखना तीनों बहुत जरूरी है जी सर। आगे कहता है वर्क ऑफ द काउंसिल, काउंसिल के क्या कार्य होते हैं? जीएसटी काउंसिल के क्या कार्य होते हैं? ध्यान से देना बेटा। कहता है कैन लेवी द टैक्स को लेवी कराना, एग्जम्पशन देना, कहाँ कहाँ एग्जम्पशन होगा, ठीक है। मॉडल जीएसटी लॉ, अपॉइंटमेंट ऑफ जीएसटी, मॉडल जीएसटी लॉ देना बेटा, थ्रेशोल्ड लिमिट बताना, टैक्सेस के मतलब रेट्स बताना, ठीक है, स्पेशल रेट बताना, स्पेशल प्रोविजन बताना, एनी अदर मैटर। और ये ध्यान रखना 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट याद आ रहा है? हाँ सर कौन कौन से बताने को सर? देखो 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट कौन कौन से हैं? नंबर 1 पेट्रोलियम स्प्रिट, ठीक है, मोटर स्प्रिट मोटर स्प्रिट जिसको पेट्रोल बोलते हैं, ठीक है सर। आगे डीजल, ठीक है। नंबर 3 नेचुरल गैस, ठीक है। नंबर 4 एविएशन टर्बाइन, ठीक है। नंबर 5 पेट्रोलियम क्रूड। याद है जी सर? ये 5 की बात करता है। कहता है जिस दिन जीएसटी काउंसिल रिकमेंड कर देगी उस दिन से जीएसटी के दायरे में आ जाएगी, बस है। इसीलिए 40% का रेट जो मैक्सिमम है ना, अभी इसको होल्ड कर रखा है कि भाई साहब तुम्हें नोटिफाई कर देंगे हम जिस दिन जीएसटी, शायद जिस दिन पेट्रोलियम प्रोडक्ट जीएसटी की दुनिया में आ जाएंगे शायद उस दिन ये इसको वो क्या कर देंगे? नोटिफाई कर देंगे। दूसरा बेटा यहाँ ध्यान रखना, कभी भी ध्यान रखना, एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, ये जीएसटी काउंसिल ने बोल भी दिया ना कि इसको हम लेके आ रहे हैं जीएसटी के अंदर, ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि जीएसटी की पावर से बाहर है एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, इसके लिए अलग से लॉ बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो वो जीएसटी काउंसिल ने कह दिया कि शराब पर लगा, नहीं ऐसे नहीं कह सकती जीएसटी काउंसिल, ठीक है, वो सिर्फ पेट्रोल को लेके आ सकती है, जहां पेट्रोल प्रोडक्ट को जीएसटी के अंदर लेके आ सकती है। काउंसिल की कोरम कितनी होगी? 1/2 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ द मेंबर, जितने भी मेंबर होंगे एटलीस्ट हाफ प्रेजेंट होने चाहिए। डिसीजन कौन लेगा सर? देख रखा है डिसीजन, दो 75% वोटिंग, कल हमने निकाल के भी देखा था। कह रखा जीएसटी में कितने एक्ट हैं टोटल? सर देखो सीजीएसटी एक्ट एक है, कितने स्टेट है जीएसटी में सर? 31। एक यूनियन टेरिटरी, सर सारी यूनियन टेरिटरी को, हालांकि यूनियन टेरिटरी तो अलग अलग, लेकिन यूनियन टेरिटरी का एक ही एक्ट है जी सर। आगे आईजीएसटी का एक ही एक्ट है। कहता है जीएसटी कंपनसेशन एक्ट, इसका भी एक एक्ट है। तो 31 यहाँ लेवी कराने की यूटी जीएसटी का एक ही एक्ट है बेटा, सारी यूटी जीएसटी का एक ही एक्ट है। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट सॉरी स्टेट 31 है तो हर स्टेट के अलग अलग एक्ट बुलाया है ताकि हमें सीजीएसटी एक्ट मतलब सारा क्या नाम, हरियाणा एसजीएसटी, चंडीगढ़ एसजीएसटी नहीं होगा, हरियाणा एसजीएसटी, पंजाब एसजीएसटी, दिल्ली एसजीएसटी, इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो गया? 31, 32, 33, 34, 35, दैट इज 35 एक्ट हैं, याद रखोगे। यस, ये 5 साल के लिए आया था जी सर। कंपनसेशन बोल कि कोई भी स्टेट गवर्नमेंट को रिवेन्यू का लॉस होता है तो हम उसकी भरपाई करेंगे, दैट इज टैक्स का लॉस होता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट का टेंशन न लो, हम उसकी भरपाई करने वाले हैं। आगे चलते हैं भाई साहब, बहुत जरूरी बहुत जरूरी बहुत जरूरी। मैंने कहा जो ये शेड्यूल, जो ये सेक्शन और जो मैंने आर्टिकल लिख रखा है भाई साहब, उनको तो गलती से छोड़ मत देना। आगे क्या कहता है? कहता है नीदर गुड्स नोर सर्विसेज, मनी एंड सिक्योरिटी, याद है जी सर? मनी एंड सिक्योरिटी ना ही तो गुड्स है ना ही सर्विसेज है, तो उसको शेड्यूल नंबर 3 बताता है। शेड्यूल नंबर 3 कहता है ना ही तो गुड्स है ना ही सर्विसेज है। क्या सुनो अब आगे, यहाँ पे मैंने शेड्यूल तीनों शेड्यूल बता रखे हैं, शेड्यूल 1, शेड्यूल 2, शेड्यूल 3। सबसे पहले मैं शेड्यूल 2 को बताऊंगा। शेड्यूल 2 में 2 डंडे बेटा, 1 और 1 2। तो बताया कि गुड्स क्या है सर्विस क्या है, दो ही होगी, गुड्स क्या है सर्विस क्या है। तो शेड्यूल 2 क्या बताया? गुड्स क्या है सर्विस क्या है। देखो भाई साहब, क्या सप्लाई ऑफ गुड्स क्या है सर्विस है, मतलब किस चीज की सप्लाई ऑफ गुड्स है या सप्लाई ऑफ सर्विस है, बात समझ आई नहीं? ठीक है, दो बताओ। पहला शेड्यूल 2 है गुड्स क्या है सर्विस क्या है, बात सुना? गुड्स क्या है सर्विस क्या है, लेकिन गुड्स क्या, सप्लाई ऑफ गुड्स क्या है और सप्लाई ऑफ सर्विस क्या है, ये बताएगा। दो चीज बना है, दैट इज शेड्यूल 2 बताएगा दो चीज, क्या ये किस चीज की सप्लाई है? सप्लाई है किसकी? गुड्स की या सर्विस की। ध्यान रखना बेटा, शेड्यूल 2 दो चीज की बताएगा, गुड्स क्या है सर्विस क्या है, दैट इज सप्लाई ऑफ गुड्स क्या है, सप्लाई ऑफ सर्विस क्या है। मतलब क्या गुड्स ऑफ क्या नाम है, मतलब वो बताएगा कि ये सप्लाई ऑफ गुड्स है या ये सप्लाई ऑफ सर्विस है, ये शेड्यूल 2 बताता है। आगे शेड्यूल 3 बताता है ना ही तो ये गुड्स है ना ही ये सर्विस है, दैट इज नोर नीदर गुड्स नोर सर्विसेज, दैट इज मनी एंड सिक्योरिटी। बात नहीं, 3 ये बताता है। 1 क्या बताता है? सप्लाई विदाउट कंसिडरेशन। ध्यान रखना पहला, अब दोबारा बताओ सर। शेड्यूल नंबर 1 क्या बताया? सप्लाई विदाउट कंसिडरेशन। तो शेड्यूल 2 बता क्या बताता है? सप्लाई ऑफ गुड्स है या ये सप्लाई ऑफ सर्विसेज है। शेड्यूल नंबर 3 क्या बताता है कि क्या नाम है, ये ना ही तो गुड्स है ना ही सर्विसेज, लाइक नेगेटिव आइटम लाइक मनी एंड सिक्योरिटी। बात समझ आई नहीं? जी सर बात समझे आ गई है।
एक चीज और ध्यान रखना, टैक्सेबल इवेंट का मतलब क्या होता है? सप्लाई। सप्लाई को ही हम क्या बोलते हैं? टैक्सेबल इवेंट बोलते हैं। जी सर। आगे कहता है कि एग्जाम्पशन अंडर द जीएसटी दैट इज नो टैक्स, कुछ बता रखा है, लाइक छोटे छोटे एग्जांपल देखिए, लाइक अनब्रांडेड आटा हो गया, बेसन हो गया, मैदा हो गया, मिल्क हो गया, एग हो गया, कर्ड हो गया, फ्रेश वेजिटेबल हो गया, हेल्थ केयर हो गया, एजुकेशन हो गया, सर्विसेज बाय द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट बट एक्सेप्ट, मतलब इन पे टैक्स लगता है, पोस्ट पर, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द गुड्स एंड पैसेंजर, यहाँ पर टैक्स लगता है, बाकी जगह टैक्स नहीं लगता अगर सर्विसेज गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड की जा रही है। इनको हम करेंगे इन डिटेल में, डोंट वरी। सर्विस बाय द सेबी हो गया, सर्विसेज बाय द आईआरडीए हो गया, ठीक है जी सर। इन पर ये एग्जाम्प्ट है, इन पर जीएसटी नहीं है। आगे चलते हैं दोस्त, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्लैरिफिकेशन है, हम आराम से पढ़ने वाले हैं। ये इस क्लैरिफिकेशन में हमें क्या कह रखा है, चलो पढ़ते हैं। कहता है सम इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन, भाई बहुत इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन है, एक बार जरूर अच्छे से देखो। कहता है देखो, मैंने कहा ये हमारी बिस्ला क्लासेस, ठीक है, बिस्ला क्लासेस में हम है, रविंद्र बिस्ला जी हैं। मैंने कहा भाई साहब ध्यान सुनो, हम गए मोहन आर्ट प्रेस के पास, एक हम आर्ट प्रेस के पास गए। मैंने कहा मोहन आर्ट प्रेस के पास गए और मैंने इसको क्या दिया, मैंने दिया इसको सॉफ्ट कॉपी ऑफ जीएसटी नोट्स, जीएसटी नोट्स की मैंने इसको सॉफ्ट कॉपी दी। और मैंने कहा कि भाई इसको प्रिंट करके दे दो हमें, मैंने क्या कहा उनको, प्रिंट करके दे दो भाई हमें, ठीक है। इसने मुझे रिटर्न कर दी जीएसटी की बुक। अब मैंने कहा आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, मैंने उससे क्या मांगा? मैंने इस मोहन आर्ट प्रेस से मैंने क्या मांगा है? मैंने उससे प्रिंटिंग की सर्विस ली है या मैंने उससे पेपर खरीदे? कौन सा लगाओ, मैंने उससे प्रिंटिंग की सर्विस ली है या पेपर खरीदे? सर प्रिंटिंग की सर्विस ली है। तो यहाँ पे कंपोजिट सप्लाई क्या होगी? कंपोजिट में मेन सप्लाई होती है, हाँ सर प्रिंसिपल सप्लाई होती है, तो प्रिंसिपल सप्लाई क्या होगी? सर प्रिंसिपल सप्लाई होगी प्रिंटिंग, तो मतलब और उसके साथ जो भी चीजें आए सप्लाई करे तो किसका रेट लगेगा? सर प्रिंसिपल सप्लाई दैट प्रिंटिंग का रेट लग जाएगा, वही बात कर रखा है। यूज इन प्रिंटिंग में उसने पेपर भी यूज किया, डिफरेंट इंक यूज किए, ठीक है, पेस्टिंग मटेरियल यूज किया, प्रिंटिंग सर्विस यूज की, एटसेट्रा, सारी चीजें। तो ये सिंपल शब्द, ये गुड्स है या सर्विस है? सिंपल, पहली बात तो गुड्स के साथ सारी सारी मतलब सर्विस है। सर आपने प्रिंटिंग की सर्विस ली, कॉमन सेंस। सर आपने सप्लाई ऑफ सर्विस है, ये सप्लाई ऑफ सर्विस है। अब क्वेश्चन ये आता है, वेदर मोहन आर्ट प्रेस सेल मी द बुक्स और प्रोवाइडिंग मी द प्रिंटिंग सर्विस। सर बुक कहाँ सेल करी है? तो आपको प्रिंटिंग की सर्विस दी है, तो प्रिंटिंग की सर्विस दी है, तो इट इज अ कंपोजिट सप्लाई। और कंपोजिट सप्लाई में क्या प्रिंसिपल सप्लाई कौन सी है? सर प्रिंटिंग की सप्लाई प्रिंसिपल सप्लाई है, ध्यान रखोगे जी सर। आगे चलते हैं सर, दूसरी क्लैरिफिकेशन जिसमें हमने एग्जांपल ले रखा है, मैंने कहा ये है रविंद्र बिस्ला और ये है मोहन आर्ट प्रेस। मैंने इनको लोगो वगैरह दिया, लोगो दिया, डिजाइन दिया। अब ध्यान सुनो, मैं किसी को लोगो दे रहा हूँ, डिजाइन दे रहा हूँ, ठीक है। अब मैं लोगो और डिजाइन अपने ऑफिस में या फिर अपने इंस्टीट्यूट में हर जगह कहीं पे लगाने वाला हूँ, तो मैं क्या कर रहा हूँ? सर आपने लोगो और डिजाइन जो दिया है उसके लिए आप किस चीज का यूज करने वाले हो? सर जिस पे मैंने बॉक्सेस पे या फिर मैंने किसी भी इंस्ट्रूमेंट पे कुछ ना कुछ यूज किया होगा, मतलब मैंने कुछ ना कुछ लिया होगा ना। ऐसा तो नहीं है कि मैं लोगो कहीं पे लगा रहा हूँ या फिर कहीं ना किसी इंस्ट्रूमेंट पे अपने लोगों को क्या करवा रहा हूँ? सर लोगों को प्रिंट करवा रहा हूँ। अब ध्यान सुना, मैंने कहा मोहन आर्ट से प्रेस से कहा कि भाई इनको लोगों को प्रिंट कर दो, या तो मेरी एनवलप पे या मेरे विजिटिंग कार्ड्स पे या मेरे लेटर हेड्स पे या बॉक्सेस पे या मेरी एनुअल रिपोर्ट पे एटसेट्रा। मैं यहाँ पर अपने क्या करवा रहा हूँ? सर प्रिंट करवा रहा हूँ अपने लोगों को या फिर अपने डिजाइन को, मेरा कोई भी स्पेसिफिक डिजाइन है, ठीक है। अब मैंने कहा मिस्टर बिस्ला नीड्स फॉर, मेरे को क्या जरूरत थी भाई साहब? कॉमन सेंस लगाओ, क्या मेरे को लोगों की जरूरत थी? नहीं सर लोगो तो आपके पास था। तो मैंने केयर को क्या 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 लिया इन रियल में? सर मैंने बॉक्सेस लिए हैं, कार्ड्स लिए हैं, एनवलप लिए हैं, ठीक है। इनको दिखाए हैं भाई साहब लोगो, ठीक है। मेरा मेन मकसद है लोगो को खरीदना नहीं था, लोगो और डिजाइन तो मेरा था। मैं बॉक्स, क्या नाम है, एनवलप, और ये क्या नाम है सर, ये आप जो विजिटिंग कार्ड वगैरह है ना, आपका यहाँ पर फोकस है, ठीक है। तो मैंने कहा ये लिया है, प्लस प्रिंटिंग लिया है। मैंने कहा कि कंपोजिट सप्लाई, यहाँ से कंपोजिट सप्लाई है। प्रिंटिंग इज नॉट इन्वॉल्व सब्सटेंशियली। बेटा प्रिंटिंग का इन्वॉल्व है? प्रिंटिंग तो इन्वॉल्व ही नहीं है, लोगो ही तो लगाना छोटा सा, प्रिंटिंग इन्वॉल्व नहीं है। तो मैंने कहा सब्सटेंशियली क्या इन्वॉल्व है? सर सब्सटेंशियली आप क्या ले रहे हो? एनवलप ले रहे हो, आप विजिटिंग कार्ड ले रहे हो, ठीक है, आप बॉक्सेस ले रहे हो, ये सब्सटेंशियल है सर। ये क्या है? सप्लाई, मतलब क्या होगी? प्रिंसिपल सप्लाई किस चीज की है? सप्लाई ऑफ गुड्स है, ना कि यहाँ पे सप्लाई ऑफ मतलब और लोगो वगैरह नहीं है। बॉक्सेस, बॉक्सेस आपको जो भी गुड्स दिया गया है ना सर, वो मेन सप्लाई है, बाकी और कोई मेन सप्लाई नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप क्या चाह रहे हो? आप यहाँ पे हमें तुमसे बॉक्सेस चाह रहे हो, आपके ऊपर लोगो लगाते हैं आगे। यहाँ पे मेन प्रिंटिंग नहीं है, यहाँ पे मेन आपका गुड्स है। तो प्रिंसिपल सप्लाई क्या है? गुड्स की है, ध्यान रखना जी सर। आगे चलते हैं, एक और अच्छा एग्जाम्पल आप लोगों के सामने है। मैंने कहा ध्यान सुनो बेटा, मैंने कहा ये देखो, ये देखो, मैंने कहा कार सर्विसेज, ठीक है, कार सर्विसेज। लैपटॉप को चार्जिंग से हटाया है ठीक है जी सर। मैंने कहा देखो, मैंने कहा ये हम कार सर्विस दे रहे हैं,
यूज फॉर कार सर्विसेज दैट इज स्पेयर पार्ट्स। कार सर्विसेज, ठीक है, हम क्या कर रहे हैं भाई साहब, हमारे कार सर्विसेज दे रहे हैं, हमारा खुद की कार है, उसमें स्पेयर पार्ट भी है, और हम डोर टू डोर जाते हैं और कार को ठीक करके आते हैं। बात ध्यान सुना, डोर टू डोर जा रहे हैं और कार को ठीक करके आते हैं, और कार साथ में है, कार में और स्पेयर पार्ट कार के अंदर ही है, क्योंकि भाई साहब कार ठीक करने जाए तो स्पेयर पार्ट तो होनी चाहिए। अब ध्यान सुना, पहला मैंने कहा, देखो दोस्त यहाँ सुना आराम से, मैंने कहा मैं कहाँ गया सर, मैं अपनी ब्रांच पर गया, दूसरी ब्रांच पर, उस ब्रांच में क्या गया, वो ब्रांच थी दिल्ली की, और ये कहाँ की है, ये हरियाणा, ये कहाँ है, हेड ऑफिस का है हरियाणा में, और दिल्ली में मेरी ब्रांच है। तो मैंने कहा भाई साहब वहां गया, तो मैंने कहा भाई साहब मैं अपनी कार लेके गया और स्पेयर पार्ट लेके गया, मैं अपनी ब्रांच पर, तो ब्रांच पर मैंने स्पेयर पार्ट दे दिए होंगे, स्पेयर पार्ट दिए होंगे, लेकिन कार तो मेरी वापस आई होगी ना, वही कार आई होगी या दूसरी कार आई होगी, कार तो आई होगी। तो और आपने देखा होगा कि सर ट्रांसफर कर रहे हो तो उसको डीम्ड डिस्टिंक्ट बोलते हैं, क्या करते हैं, डीम्ड डिस्टिंक्ट बोलते हैं। बात समझ आया, क्योंकि मैं सामने वाली ब्रांच से पैसे तो लेना, डीम्ड डिस्टिंक्ट बोलेंगे, लेकिन बोला जाता है, सुना, आपको आईटीसी मिल जाएगा, वो बोला जाता है, ठीक है, और जो भी वैल्यू आप डिक्लेयर करते हो उसी को डिपार्टमेंट क्या मान लेगा सर, एसेसिबल वैल्यू मान लेगा। क्या सुना, कहता है कार, बोला कार को तो सप्लाई नहीं मानेंगे तो इसलिए जीएसटी नहीं लगाएंगे, क्यों, कार जाते रहेंगे आते रहेंगे जाते रहेंगे आते रहेंगे, लेकिन जो स्पेयर पार्ट गया है वो वहां रह गया है, उसको हम सप्लाई और सर्विस मान लेंगे। जो स्पेयर पार्ट गया, ठीक है, ट्रांसफर, और भाई साहब उन्होंने वो रख लिया, इवन कंसीडरेशन नहीं दिया, बट जीएसटी उस पर लगा दी जाएंगी, ये तो आपको पता ही पता है। जी सर, जानना यहाँ पे कार का, हम कार को हम सप्लाई नहीं मानेंगे, लेकिन स्पेयर पार्ट जो वहां गया और वहां रह गया ना, उसको हम सप्लाई क्या नाम, उसको हम सप्लाई मान लेंगे विदाउट कंसीडरेशन, ठीक है, सप्लाई विदाउट कंसीडरेशन, शेड्यूल 1 के अंदर आपने ये पढ़ा हुआ है। जी सर, आगे पढ़ते हैं, कहता है कि ट्रांजैक्शन नंबर 2, कहता हरियाणा एक कस्टमर के पास गया, एक कस्टमर के पास गया, कस्टमर के पास गया, क्या कार सप्लाई ऑफ सर्विस एंड गुड्स है, अरे सर कार जाएगी और वापस आएगी, कार कहाँ सप्लाई ऑफ सर्विस है, लेकिन स्पेयर पार्ट सर, उसने वहां जाके हमने उसको गुड्स भी दिया, वहां जाके हमने उसको गुड्स भी दिया क्योंकि स्पेयर पार्ट दिया, और हमने अपनी सर्विस भी दी, तो आमतौर पर इनके लिए अलग अलग बिल दिया जाता है, ठीक है। तो क्या वो सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सप्लाई ऑफ सर्विसेज होगी, चलो देखो, पहली बात स्पेयर पार्ट गुड्स है सर्विस है, ठीक है, एक्सेप्टेड, ठीक है, इसने क्या रखा है कि उसने अगर एक्सेप्ट नहीं किया, सप्लाई नाउ नो इन्फॉर्मेशन अबाउट हाउ मच पार्ट कंज्यूम एक्सेप्टेड, ठीक है, मतलब सिंपल शब्दों में क्या रखा है भाई साहब, हम अपनी कार को ले गए, कार के अंदर स्पेयर पार्ट ले गए, कहता है जा रहा है, तब क्या सप्लाई ऑफ गुड्स, अरे नहीं सर जब नहीं है, लेकिन वहां पर कस्टमर के प्लेस पे गया, उसको देखा गाड़ी में क्या कमी है, वहां पर हमने सर्विस दी, वहां पे हमने अपना स्पेयर पार्ट लगाया, तो सप्लाई ऑफ सर्विस भी है सप्लाई ऑफ गुड्स भी है, आमतौर पर दोनों का बिल अलग बनता है। तो कहता है भाई साहब वहां पर तो जीएसटी लग जाएगा, बट ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। तीसरी कंडीशन कहता है कि अगर हेड ऑफिस से माल दिल्ली जा रहा है, दिल्ली कस्टमर के पास जा रहा है, तो दिल्ली कस्टमर के पास अगर माल जा रहा है, तो दिल्ली कस्टमर के पास माल गया, जाने के बाद वहां पे देखिएगा कि कितना सप्लाई ऑफ सर्विस है, कितना सप्लाई ऑफ गुड्स है, तो उसी के हिसाब से बिल काट दिया जाएगा और जीएसटी लग जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये रास्ते को तो हमने वैसे ही इंक्लूड कर लिया, ये इसको तो करना ही नहीं था, कहता रास्ते में जा रहा है, रास्ते का छोड़ो यार, जाके परफॉर्म करेगा ना, तब सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सप्लाई ऑफ सर्विस बनने वाली है। आगे चलते हैं, एग्जांपल नंबर 4 बहुत अच्छा है बेटा, अच्छे से देखना, कहता है देखो दोस्त, मैंने कहा ये बिसला लिमिटेड, ठीक है, एक राम नाम का बंदा है, ठीक है, हमारा क्या काम धंधा बिसला लिमिटेड का, भाई साहब ओल्ड टायर दो, ठीक है, इसने कहा कि भाई साहब ओल्ड टायर लो और उस पर रीट्रेडिंग करो, भाई साहब रीट्रेडिंग ऑफ टायर, टायर के ऊपर क्या करना, रबड़ चढ़ाना है भाई साहब, सिंपल शब्दों में। हमने उस पर प्रोसेस लगाई, प्रोसेस लगाई तो हमने एक नया रबड़ दिया और उस पर लेबर लगाई, ठीक है, तो मैंने रबड़ और लेबर लगाई है बेटा, ये सप्लाई ऑफ गुड्स है सप्लाई ऑफ सर्विस, सप्लाई ऑफ सर्विस है। प्रिंसिपल सप्लाई क्या है सर, सेल ऑफ सर्विस, दैट इज भाई साहब वो रबड़ चढ़वाने आया था, रबड़ लेने नहीं आया था, ठीक है, रीट्रेडिंग करवाने आया था, ठीक है सर, रीट्रेडिंग ऑफ टायर आया था सर, वो रबड़ खरीदने नहीं आया था, तो यहाँ पे क्या थी, सप्लाई ऑफ सर्विस है। नीचे आ जाओ, उसने क्या कहा, अब नीचे थोड़ा सा अलग केस है, कहता विशाल लिमिटेड के पास आया, उसने ओल्ड टायर टायर तो दे दिया, ठीक है, और उसने क्या किया, उसके पुराने टायरों में से कोई नया टायर ले लिया, ठीक है, क्या कहता है ओल्ड टायर दिया, उसने रिटर्न नहीं लिया, have many old tires, मिस्टर राम selected बेस्ट टायर आउट ऑफ द स्टॉक, स्टॉक में से उसने देखा कि राम को कौन सा अच्छा लगा, पुराना टायर देखा उसने, उसको एक पसंद आ गया, कहता है राम सेलेक्टेड, कहता है राम सेलेक्टेड एंड देन बी लिमिटेड रीट्रेडिंग, एंड रीट्रेडिंग किया बेटा, उसको चढ़ा दिया, सिंपल शब्दों में भाई साहब क्या सुना, उसने अपना टायर दे दिया, दूसरा पुराना टायर लिया और उस पर रबड़ चढ़वा दिया, सिंपल मैनर में, ठीक है। तो अब वो क्या लेने आया भाई साहब, रीट्रेडिंग करवाने आया था या टायर लेने आया था, सर उसने अपना टायर लिया ही नहीं, उसने तो हमारा टायर लिया, उस पर रीट्रेडिंग करवाया, तो क्या सिंपल शब्दों में क्या, इट्स अ सेल ऑफ गुड्स, दैट इज इफ आस्क ओनली फॉर रीट्रेडिंग फॉर हिज टायर, वो तो सेल ऑफ सर्विस होगा, लेकिन वो अपना टायर हमें दे रहा है और दूसरा टायर ले रहा है और फिर रीट्रेडिंग करवा रहा है, तो हमारा सप्लाई ऑफ गुड्स होगा, दैट इज प्रिंसिपल सप्लाई क्या होगी सर, परचेज ऑफ टायर, परचेज ऑफ टायर फ्रॉम बिस्ला लिमिटेड, दैट इज सेल ऑफ टायर होगा हमारे लिए, और क्या नाम है
सप्लाई ऑफ गुड्स हो जाएगा। अगर वो ओनली रीट्रेडिंग करवाता है अपने टायर पे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सप्लाई ऑफ सर्विस है। लेकिन सर वो हम अपना पुराना टायर दे रहा है और हमसे नया टायर ले रहा है और उसे रीट्रेडिंग करवा रहा है, तो उसको क्या होगा, एक तरह से हम सर हमने उसको क्या दिया, सप्लाई ऑफ गुड्स किया, टायर सेल किया है। ठीक है, तो इसको देख के जाना मत भूलना, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। आगे कहते हैं इंटरेस्ट, कहता है भाई साहब बात कुछ ऐसी है, इंटरेस्ट चाहे लोन का हो, चाहे एडवांस का हो, चाहे डिपॉजिट का हो, ऑल थ्री आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम द जीएसटी। क्या कह रहा है, इंटरेस्ट चाहे लोन, एडवांस एंड डिपॉजिट, तीनों का जीएसटी की दुनिया से बाहर है। एनी अदर इंटरेस्ट इज लायबल टू जीएसटी, कोई और इंटरेस्ट है, लाइक मैंने कहा था ना सप्लायर से हम इंटरेस्ट पेनल्टी दे दें, क्या वो जीएसटी का पार्ट है? यस सर, वो जीएसटी में आएगा और उस पर हम टैक्स लगा देंगे। चलो आगे चलते हैं, चल चल मेरे भाई। ठीक है, मैं प्लेस ऑफ सप्लाई को बाद में कराने वाला हूँ, पहले प्लेस ऑफ सप्लाई नहीं करवा रहा, इंपॉर्टेंट है। यहाँ से एक से दो लगभग 2 नंबर का क्वेश्चन आने वाला है। पहले मैं आपको और छोटे छोटे टॉपिक करवा देता हूँ, कितना बड़ा है ये। ठीक है जी सर, ये करते हैं हम, क्योंकि इसको हमने कल थोड़ा बहुत पढ़ा भी था, तो इसको करने में हमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। और दूसरा ये इजी भी है, हालांकि सब कुछ चीजें इजी है, लेकिन ये थोड़ा ज्यादा इजी है। ठीक है, क्या पढ़ते हैं, कंप्यूटेशन ऑफ जीएसटी, जीएसटी को कैसे कंप्यूट करेंगे, ठीक है, कैसे पता लगाएंगे कि किस अमाउंट पे जीएसटी को कैलकुलेट किया जाएगा। ठीक है, वो मेन अमाउंट है हमारा। क्या कहता है, याद होगा आपको, हमने कंप्यूटेशन रूल में हमने सीखा था एक C2 डॉक्टर, दैट इज सब्सिडी, ठीक है, इंटरेस्ट, आगे T4 अदर टैक्सेस, O4 ऑब्लिगेशन, ठीक है, आगे डी यहाँ पे D4 डिस्काउंट, और सर R फॉर रिलेटेड चार्जेस, याद आ रहा है जी सर, ये हमने पढ़ा हुआ है। आगे पढ़ते हैं, कहता है वैल्यूएशन रूल, रूल नंबर 27, रूल नंबर 27 क्या कहता है, कि देखो भाई साहब वैल्यूएशन रूल में क्या कहता है, पहली बात, वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज वेयर द कंसिडरेशन इज नॉट इन होली मनी। कहता है भाई साहब देखो, वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस विच आर नॉट इन होली मनी, कहता है मैंने मैंने क्या किया, कैलकुलेटर दिया और पेन खरीदे, ठीक है, मैंने कुछ कैलकुलेटर दिया, कुछ पैसे दे दिए, मैंने होली कंसिडरेशन केस में नहीं था, कैश में था, कुछ पैसे दे दिए मैंने, 10-20 रुपए दे दिया और कैलकुलेटर दे दिया। तो कहता है कि फुल्ली कंसिडरेशन मनी में नहीं था, तो इसकी वैल्यूएशन कैसे की जाएगी। नंबर 1, आप क्या देखो, रैंक आपके पास यहाँ पे भी रैंक है, सबसे पहले क्या देखो, ओपन मार्केट वैल्यू ऑफ सच गुड्स, लाइक मैंने कैलकुलेटर दिया था, कैलकुलेटर और पैसा, कहता है भाई साहब ठीक है, जो जा रहा है, जो जा रहा है मतलब जो मैंने दिया, दैट इज कैलकुलेटर एंड पैसा जो दिया उसकी ओपन मार्केट वैल्यू देखो। ठीक है, अगर वो आपको नहीं मिल रही है तो देखिए मनी वैल्यू जो जा रहा है, और मनी वैल्यू प्लस नॉन मॉनिटरी कंसीडरेशन। ठीक है, सिंपल शब्दों में भाई साहब क्या रखा है, अगर ओनली कैलकुलेटर जा रहा है तो कैलकुलेटर, ओनली कैलकुलेटर जा रहा है कैलकुलेटर, कैलकुलेटर का कुछ और जा रहा है तो भाई साहब मनी वैल्यू प्लस नॉन मॉनिटरी कंसीडरेशन। ठीक है, आगे ओपन मार्केट वैल्यू ऑफ द सिमिलर सप्लाई, कहता है ओपन मार्केट वैल्यू देख लो दोस्त, ठीक है, सिमिलर सप्लाई की, लाइक ये कैलकुलेटर है कैशियो का, तो दूसरा कोई लगभग कैशियो से मिलता जुलता की सिमिलर सप्लाई देख लो। क्या कहता है, नंबर 1, अगर आप वैल्यूएशन कर रहे हो, आप गुड्स या सर्विसेज की सप्लाई कर रहे हो, लेकिन कहता है कि आप वो फुल्ली मनी में नहीं है, तो आपके पास से जो आइटम जा रहा है उसकी आप ओपन मार्केट वैल्यू देख लो, और दूसरा आपके पास वो भी जा रहा है, कुछ आप कैश भी दे रहे हो, तो दोनों को आप कंसिडर करो। अगर आपको उसका ओपन मार्केट वैल्यू नहीं है तो सिमिलर प्रोडक्ट का ओपन मार्केट वैल्यू देख लो, वही आप क्या कर लोगे सर, जीएसटी के कंप्यूटेशन के लिए उसको असेसेबल वैल्यू मान लोगे बेटा। ठीक है, नंबर 1 सर ओपन मार्केट वैल्यू ऑफ सच सप्लाई जो आप दे रहे हो, ठीक है, मनी वैल्यू प्लस वैल्यू ऑफ मनी वैल्यू जो आपने कैश दिया, और नॉन मॉनिटरी कंसीडरेशन या ओपन मार्केट वैल्यू ऑफ सिमिलर सप्लाई सर। दूसरा है आपके पास 110% ऑफ कॉस्ट, दैट इज आपका जो भी कॉस्ट है, आपने जो भी कैलकुलेटर खरीदा था उसकी जो भी मतलब जो भी कॉस्ट है, सिंपल शब्दों में मेरे को पता चल रहा है कि कॉस्ट जो है उसकी 1000 है, तो कहता है आप 110% कर दो भाई उसका, तो 110 कितना आ जाएगा सर, 11000 आ जाएगा। बात समझ आई नहीं, इस तरह से कहता है। आगे कहता है बेस्ट जजमेंट, रूल नंबर 31 बताता है कि अगर आप कुछ नहीं कर पा रहे भाई, ऊपर वाले रैंक 1 में भी नहीं सोल्व करवाए, रैंक 2 में भी नहीं सोल्व कर पाए, तो आप कहां से ले जाओ, बेस्ट जजमेंट कर लो, जजमेंट करो कि भाई साहब कितने का होना चाहिए। ओएमवी का मतलब होता है ओपन मार्केट वैल्यू, हमें लिख रखी है। रूल नंबर 28 क्या कहता है, बड़ी शानदार बात करता है रूल नंबर 28। रूल नंबर 28 कहता है द वैल्यू ऑफ द सप्लाई ऑफ द गुड्स और सर्विसेज और बोथ कब बिटवीन द
डिस्टिंक्ट पर्सन, दैट इज एक आरसी टू दूसरी आरसी सेम पर्सन की, वेयर द सप्लायर एंड द रिसिपिएंट आर द रिलेटेड, या फिर सप्लायर और रिसिपिएंट दोनों रिलेटेड है, डीम्ड डिस्टिंक्ट या फिर रिलेटेड पार्टी है, अदर देन द सप्लाई मेड थ्रू एन एजेंट। कहता है एजेंट वाला यहाँ नहीं आएगा, एजेंट के लिए अलग रूल बना हुआ है, एजेंट नहीं आएगा, सिंपल डीम्ड डिस्टिंक्ट एंड रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन यहाँ आने वाला है। नंबर 1 कहता है अगर आप B2B कर रहे हो, ध्यान है B2B, दैट इज एक बिजनेस एंटिटी टू दूसरी बिजनेस एंटिटी जा रहा है, तो क्या आएगा सर, आपकी मर्जी है, आप जो डिक्लेयर करोगे, जो हमें बताओगे हम उसको मान लेंगे। कल करवाया था मैंने 1 लाख का था, तो 1 लाख में मैं 100 रुपए मांगू या 1000 मांगू तो बात में जाएगी, यस सर, जो भी आप डिक्लेयर करोगे ना इनवॉइस में हम उसी को मान लेंगे, क्योंकि भाई एक को आईटीसी देना है, एक पे करेगा, एक को आईटीसी देना है, तो कहता है भाई साहब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तुम ही वो भी तुम हो, ये भी तुम हो, जो हमें आप डिक्लेयर करोगे तो वो ले लेंगे, रेट कम नहीं होने देंगे, लेकिन आप वैल्यू जो डिक्लेयर करोगे हम उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। रैंक नंबर 2 आपके पास ऑप्शनल है कि आप यहां भी जा सकते हो अगर आप डीम्ड डिस्टिंक्ट और रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन कर रहे हो तो। क्या कहता है, इफ गुड्स आर इंटेंडेड फॉर द फर्दर सेल, ध्यान सुनना बेटा, मैंने कहा ये देखो ऐसा, ये सप्लायर है, ये रिसिपिएंट है, और ये रिसिपिएंट क्या है, रिलेटेड पार्टी है, कह रहा है ये फर्दर सेल कर रहा है, ये आगे फर्दर सेल कर रहा है, तो इसने सेल जो भी किया, मान लो सेल किया इसने 1 लाख का, कितने का सेल किया बेटा, सेल किया इसने 1 लाख का, ठीक है, तो 1 लाख का सेल क्या है, एंड सेल द सेम गुड्स, सेल मस्ट बी डन टू द अनरिलेटेड पार्टी, अब जो सेल किया है वो अनरिलेटेड को किया है, ठीक है, तो अनरिलेटेड को किया है, तो ओपन मार्केट वैल्यू कितनी मान लेंगे, इसका 90%, इस 90%, सिंपल शब्दों में कितना हो जाएगा, 90,000। हम मानेंगे कि हे सप्लायर तूने इसको कितने में दिया है, ये 90,000 में, बात समझ आई नहीं सर, बात समझ आ गई, आगे चलते हैं। रूल नंबर 1 कहता है जो भी आपने डिक्लेयर किया है उसको ले लेंगे अगर B2B सप्लाई है। नंबर 2 कहता है कि आपके पास ऑप्शनल है, आप इसको उठाना चाहो तो उठा लो, जो भी गुड्स एंड सर्विस दिया है आपने रिलेटेड पार्टी को, अगर वो फर्दर सेल कर रही है, जो फर्दर सेल किया वो अनरिलेटेड पार्टी को होना चाहिए, और अनरिलेटेड पार्टी को किया तो उसका 90% आप ले लो, ये आपको ऑप्शन देते हैं, ठीक है। अदरवाइज रूल रैंक नंबर 3 पे आ जाओ, आपको क्या करना पड़ेगा सर, क्या करना पड़ेगा, देखते क्या करना पड़ेगा। नंबर 3 कहता है कि ओपन मार्केट वैल्यू ऑफ सच सप्लाई, जो जा रही है उसकी ओपन मार्केट वैल्यू देख लो, ठीक है, यहाँ पे आएगा तो कुछ है ही नहीं क्योंकि रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन है। ओपन मार्केट वैल्यू मतलब कैलकुलेटर जा रहा है, कैलकुलेटर की ओपन मार्केट वैल्यू देख लो, कैलकुलेटर की ओपन मार्केट वैल्यू नहीं है तो उसके सिमिलर गुड्स की ओपन मार्केट वैल्यू देख लो, या 110% ऑफ कॉस्ट देख लो, और या फिर बेस्ट जजमेंट लगा दो। रूल नंबर 31 के अंदर बेस्ट जजमेंट होती है और 110% की बात करता है कॉस्ट, मतलब जो भी आपने कॉस्ट लिया था कॉस्ट का 110%। आगे चलते हैं बेटा, इसलिए मतलब लाइक मैंने कैलकुलेटर जितने में खरीदा था उसका 110% की बात करता है। कहता है 29 ये बात करता है प्रिंसिपल एंड एजेंट के बीच की बात करता है। रूल नंबर 28 कहता था कि भाई साहब प्रिंसिपल और एजेंट की बात यहाँ मत करना, या रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन एंड डीम्ड डिस्टिंक्ट की बात कर रहे हैं हम लोग। कहता है अगर रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन आप कर रहे हो तो आपको क्या नाम है, एसेसिबल वैल्यू कैसे निकालोगे, दैट इज ट्रांजैक्शन वैल्यू, बात करते हैं इवन ट्रांजैक्शन वैल्यू। ट्रांजैक्शन वैल्यू क्या होता है, वो वैल्यू जिस पर जीएसटी कंप्यूट किया जाएगा। ट्रांजैक्शन वैल्यू मतलब वो वैल्यू जिस पर जीएसटी कंप्यूट किया जाएगा। कहता है ऑप्शन है, पहला वाला ऑप्शनल है, क्या कहता है आप ये लेना चाहते हो तो ये ले लो, क्या है, कहता है इफ द गुड्स आर इंटेंडेड फॉर द फर्दर सेल, वही बात कर रखा है कि एजेंट अगर फर्दर सेल कर रहे हैं तो फर्दर सेल जो भी किया उसने उसका 90% ले लेंगे, ठीक है, 90% ऑफ P2, फर्दर सेल किया उसका 90% जो भी किया था हमने। लाइक ये है प्रिंसिपल से एजेंट पे गया, एजेंट आप फर्दर सेल कर रहे हैं, ये 1 लाख में किया है तो कहता है भाई साहब इसका 90% ले लेंगे हम, दैट इज 90,000, ये बात करते हैं। रैंक नंबर 2 कहता है कि ओपन मार्केट वैल्यू ऑफ सच गुड्स, और सच गुड्स नहीं है तो सिमिलर गुड्स ले लो, ठीक है। अब भाई साहब सिमिलर गुड्स बार बार आ चुका नाम सिमिलर गुड्स का मतलब क्या होता है, सिमिलर गुड्स का मतलब है सेम काइंड एंड सेम क्वालिटी, सेम काइंड, नंबर भी सेम होनी चाहिए और क्वालिटी भी सेम होनी चाहिए, ध्यान, नंबर भी सेम क्वालिटी भी सेम, कहीं और मत चले जाना। कैलकुलेटर का कैलकुलेटर के साथ ही करना, कहीं सेल फोन के साथ करने लग जाओ, एक कैलकुलेटर के साथ ही करना, कहीं एक कैलकुलेटर की 100 कैलकुलेटर के साथ कंपेयर करके वहां 100 से निकालो, नहीं, सेम काइंड एंड सेम क्वालिटी। आगे चलते हैं, अगर ये भी नहीं मिल पा रहा है तो आप 110% ऑफ कॉस्ट ले लो, दैट इज रूल नंबर 30 में जाए, या फिर 31 या फिर बेस्ट जजमेंट में चले जाओ, ठीक है। तो नंबर 1 हमें क्या कहता था, नंबर 1 ऑप्शनल है कि 90% ऑफ P2 ले लो, आगे ओपन मार्केट वैल्यू ऑफ सच गुड्स या सिमिलर गुड्स ले लो, आगे कहता है कि क्या नाम आप बेस्ट जजमेंट ले लो, या फिर 110% ऑफ कॉस्ट ले लो। जी सर,
आगे रूल नंबर 30 अभी पढ़ के आए हैं, बार बार पढ़ रहे हैं। यहीं पे कहता है 110 ऑफ कोस्ट, कहता है कोस्ट का 110% ले लो। अब कहता है 110% ऑफ कोस्ट किसका, मैन्युफैक्चरर है तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का 110%, ट्रेडर आदमी है तो परचेज एक्विजिशन का 110%, सर्विस प्रोवाइडर है तो कॉस्ट ऑफ सर्विस रेंडर की है उसका 110%। लेकिन इसके पास ऑप्शनल है, क्यों, सर्विस प्रोवाइडर अपनी कॉस्ट नहीं निकाल पाता। अब मेरी कॉस्ट निकालूं, मैं आपको सर्विस दे रहा हूं, ठीक है, मेरी कॉस्ट क्या है ये नहीं पता कर पाऊंगा मैं, ठीक है, तो इसलिए बताया था इनके पास ये ऑप्शनल है, और अदरवाइज ये और कहीं जा सकते हैं। आगे बेस्ट जजमेंट क्या कहता है, बेस्ट जजमेंट कहता है भाई साहब, बेस्ट जजमेंट तो बेस्ट जजमेंट है, आपका मन करे तो भाई साहब उस हिसाब से वैल्यू कर लो, लेकिन तरीके से करना, आर्बिट्रेरी मत करना, ठीक है। वेयर द वैल्यू ऑफ द गुड्स और सर्विसेज और बोथ कैन नॉट बी डिटरमाइंड अंडर द रूल नंबर 27 to 30 द सेम शैल बी डिटरमाइंड यूजिंग द बेस्ट जजमेंट। बेस्ट जजमेंट का मतलब क्या है, रीजनेबल मींस। अब देखेंगे भाई साहब किसी भी कर्मकांड से नहीं पता चल रहा है तो आप उसको अच्छे तरह से देखेंगे, निर्धारित करेंगे इसी वैल्यू क्या होनी चाहिए थी। अब आगे रूल नंबर 31, रूल नंबर 31 क्या कहता है, रूल नंबर 31A, इट्स अ रूल नंबर 31A। ये कहता है लॉटरी की बात करता है, कहता है कि वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ द वैल्यू ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ लॉटरी बैटिंग गैम्बलिंग एंड हॉर्स रेसेस। क्या कहता है, नंबर 1, अगर आप लॉटरी रन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, रन बाय गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट अगर रन कर रही है तो असेसेबल वैल्यू क्या है। पहली बात तो ध्यान रखना दोस्त, यहाँ देखो आपको लॉटरी की टिकट, मतलब लॉटरी मिली है आपको 1000 रुपए की, लॉटरी की टिकट मिली 1000 की, तो आप इसके ऊपर जीएसटी नहीं पे करते, इसके अंदर जीएसटी इंक्लूड होता है, इसके अंदर जीएसटी इंक्लूड होता है। तो क्या होगा, 1000 आपने दिया है, मान लो लॉटरी पे 128% लगता है, तो ये 128% मल्टीप्लाई बाय 28%, तो यहाँ पे जीएसटी का अमाउंट कितना आ जाएगा, यहाँ पे ध्यान, लॉटरी के अंदर इंक्लूड होता है, ये ध्यान रखना, स्पेशल ध्यान, 120, उस पर 28% टैक्स लगता है, मल्टीप्लाई बाय 20 दैट इज 18.75, यहाँ पर जीएसटी का अमाउंट रहेगा। और कॉस्ट कितनी, मतलब इसकी वैल्यू कितनी, लॉटरी की वैल्यू रहेगी बेटा, इसमें से माइनस करो तो 1000 में से, दैट इज 781.25, 781.25, ध्यान रखोगे जी सर, ध्यान रखेंगे। तो ये क्या रखा है, ठीक है। अब इसमें से क्या करने वाले हैं, कहता भाई साहब इसमें से हम कुछ करने वाले हैं, ऐसे नहीं है हम उसी को ले लेंगे। तो कहता है कि फेस वैल्यू ऑफ लॉटरी और वैल्यू नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट, जो भी हायर रहेगा उसको लेंगे, और उसमें से 100 मल्टीप्लाई बाय 128, 100 क्यों किया बेटा, वैल्यू ऑफ लॉटरी निकाल लिया, वैल्यू ऑफ लॉटरी जैसे हमने यहाँ निकाल दिया 178, कैसे निकाली, तो जो भी अमाउंट है उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे और डिवाइड 128 से क्यों किया, क्योंकि उसके अंदर ही टैक्स इंक्लूड है, उसी के अंदर उसकी वैल्यू इंक्लूड है। क्या कहता है, लॉटरी रन बाय द नॉन गवर्नमेंट दैट इज ऑथराइज्ड बाय द गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट को ऑथराइज करते हैं वो लॉटरी को रन कर रहे हैं। कहता है असेसेबल वैल्यू आप डिटरमाइन करोगे फेस वैल्यू और नोटिफाइड वैल्यू व्हिचएवर इज हायर, सेम 100 बाय 128। आई कहता है वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ अदर एक्शनेबल क्लेम, अदर एक्शनेबल क्लेम भी तो होंगे ना जी सर, तो उसमें क्या रखा है, कहता है 100% ऑफ द फेस वैल्यू और अमाउंट पेड टू द टोटलिस्टर। टोटलिस्टर का मतलब क्या होता है बेटा, वो टोटलिस्टर होता है बुक की वाला, बुक की वाला, टोटल लिस्टर क्या होता है सर, बुक की वाला, बुक की वाले को आप जितना दे रहे हो, या फिर फेस वैल्यू विच मतलब इनमें से हमें एक चीज मिलेगी तो हम उसको क्या मान लेंगे, उसको असेसेबल वैल्यू दैट इज ट्रांजैक्शन वैल्यू मान लेंगे सर। आगे रूल नंबर 32 रूल नंबर 32 दिख रहा है, याद आ रहा है आपको रूल नंबर 32, किस किस बच्चे को याद आ रहा है जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, ड्यूरिंग द क्लास तो मैंने करवाया हुआ अभी यही है, लेकिन सो साइड बेटा मैंने बताया था ये पार्ट आपका सिलेबस का पार्ट नहीं है, देखना सब देख लेना, अभी अभी इस समय हम इसको नहीं करने वाले, ठीक है। देखो कितना सारा मेहनत किया था हम लोगों ने, ये सर बहुत मेहनत किया था, ठीक है। आगे चलो, आगे चलो, आगे चलते हैं और आगे देखते हैं क्या कहता है कहता है नंबर 1, कहता है एयर ट्रेवल एजेंट, एयर ट्रेवल एजेंट कहता है बुकिंग ऑफ टिकट फॉर ट्रेवल बाय एयर। कहता है एयर, भाई साहब देखो आप क्या करते हो, जब भी आप टिकट बुक करवाते हो तो आप किसी ना किसी एजेंट की हेल्प लेते हो बुकिंग करवाने के लिए, हवा से जा रही भाई साहब, दिल्ली से मुंबई जा रहे हो, ठीक है। तो कहता है व्हाट इज द असेसेबल वैल्यू या फिर ट्रांजैक्शन वैल्यू फॉर द जीएसटी। कहता है डीम्ड असेसेबल वैल्यू, डीम्ड माना जाएगा भाई साहब सच, आप या तो सच बता दो, उसको बोला जाता है भाई साहब तो सच बता, तो कितना कमा रहा है, कमीशन बता दे तेरी, अगर आप तो कमीशन नहीं बताएगा तो हम डीम्ड मान लेंगे, हम मानेंगे क्या, मतलब भाई साहब देख ऐसे मानेंगे, देख डोमेस्टिक फ्लाइट पे तो 5% ऑफ बेसिक फेयर, दैट इज बेसिक फेयर जो भी रहेगा उसमें बताता है, जब भी आप बुक करते हैं तो वहां पे लिखा आता है कि बेसिक फेयर इतना है, रिजर्वेशन चार्ज इतना है, ये चार्ज इतना है, ये चार्ज इतना है, इस तरह से। तो कहता है हम 5% ऑफ बेसिक फेयर मानेंगे, आपकी इनकम है डोमेस्टिक फ्लाइट में, और इंटरनेशनल फ्लाइट में जा रहे हो तो हम मानेंगे 10% ऑफ बेसिक फेयर, ध्यान रखना 10% ऑफ बेसिक फेयर इंटरनेशनल में, डोमेस्टिक में 5% ऑफ बेसिक फेयर, ध्यान रखना बेसिक, यहाँ 10 यहाँ 5, जी सर। आगे
नोट जनरली कमीशन रिसीव बाय द एजेंट ऑन द बेस फेयर, हाँ उसको कमीशन बेस फेयर पर ही मिलती है। आगे देखो ध्यान रखो, मैंने आपको ये बताया था कि हम ये आगे करने वाले सेकंड हैंड गुड्स। चलो इसको आज देखते हैं, इसको आज यहाँ कंप्लीट करते हैं। कहता है सेल ऑब्लिक परचेज ऑफ द सेकंड हैंड गुड्स। अगर आप सेकंड हैंड गुड्स में डीलिंग कर रहे हो तो कहता है टैक्स ऑन वैल्यू एडिशन वेयर नो आईटीसी इज वेयर नो आईटीसी अवेयर्ड। मैंने आपको बताया भी था भाई साहब, सेकंड हैंड गुड्स, ध्यान सुना, जब भी आप सेकंड हैंड गुड्स को ले लेते हो, सेकंड हैंड गुड्स को खरीदते हो, ठीक है, बात समझ आई नहीं? ठीक है, सेकंड हैंड गुड्स को आप परचेज करते हो या सेल करते हो, ठीक है, लाइक सेल एंड परचेज ऑफ सेकंड हैंड गुड्स, टैक्स इस पर दिया जाएगा ऑन द वैल्यू एडिशन वेयर नो आईटीसी इज अवेलेबल। देखो भाई साहब, ये बात किस कर रहा है, आपने परचेज किया, ठीक है, आपने परचेज किया, आपने जो भी परचेज किया है, ठीक है, अनरजिस्टर्ड से किया होगा, लाइक घरों से किया होगा, सिंपल शब्दों में घरों की बात करता हूँ, घरों से आपने फर्नीचर वगैरह सोफा वगैरह खरीदा, तो रजिस्टर्ड आदमी नहीं था, नहीं था, तो आपने कुछ खरीदा होगा, यस सर, मान लो 1 लाख का खरीद लिया आपने, समझ आई? यहाँ पे आपको आईटीसी नहीं मिली, हाँ सर आईटीसी कैसे, कुछ नहीं मिला, हमें तो 1 लाख गया। अब कह रहा आपने इसको सेल कर दिया 1,10,000 में, कितने में सेल कर दिया, 1,10,000 में, 1,10,000 में, तो कहता है जो आपने एडिशन किया है ना 10,000, उस पर आप टैक्स दे देना, लाइक 18% टैक्स है, तो आप 1,800 में यहाँ टैक्स दे देना, पूरे पर टैक्स मत देना, ठीक है, ये बात कहता है। लेकिन रजिस्टर्ड से ले रहे हो, सिंपल से, तो अगर मैं कहता हूँ रजिस्टर्ड से लेता तो सर यहाँ पे आईटीसी मिलता और यहाँ पे टैक्स इस पर देता, अब मैं टैक्स 1,10,000 पर पे करता, ध्यान रखना, ठीक है, ये सिर्फ मैंने एडिशनल उसकी बताइए, इसकी बताइए सर, ये आपने सिर्फ और सिर्फ ये बताइए कि आपने जब परचेज किया आपने आईटीसी नहीं मिली, तो एडिशन मतलब सेकंड हैंड गुड में जितना एडिशन किया है, आप लोगों सेकंड हैंड की बात कर रही है, एडिशन किया उस पर टैक्स दे दो, लेकिन जब आपने सेकंड हैंड गुड्स को परचेज किया है और आपने रजिस्टर्ड व्यक्ति से सिंपल शब्दों में आईटीसी ली है, तो आप पूरे पर दे देना टैक्स, ठीक है, और फिर आपको आईटीसी मिल जाएगी। मैंने हालांकि पूरा पूरा केस करवा रखा है, कोई इम्पैक्ट नहीं आता, कोई फर्क नहीं आता, ठीक है, दोनों सेम होता है। आगे बात करता है आगे बात करता है, ठीक है, ड्यूरिंग द क्लास मैंने बना भी रखा होगा, इसका पूरा चार्ट भी बना होगा, क्वेश्चन करवा रखा है, ठीक है, सिंपल है, ज्यादा हार्ड ऐसा नहीं है, मैंने बता दिया, इनफ है, ठीक है, इनफ का पूरा करवा दिया सर आपने। गुड्स रिपोजेस्ड, रिपोजेस का मतलब क्या होता है, सिंपल शब्दों में ध्यान दो बेटा, मैंने कहा कि एक मिस्टर एक्स ने गाड़ी खरीदी, ठीक है, उसको फाइनेंस करवा लिया, ठीक है, एचडीएफसी बैंक से, शुरू में किस्तें देता गया देता गया देता गया, लेकिन लास्ट में किस्तें देनी बंद कर दी। अब क्या करें, एचडीएफसी बैंक क्या करेगा, भाई साहब अब उसकी गाड़ी उठा गया, गाड़ी तेरा भाई उठा के लाएगा, ठीक है, गाड़ी भाई की उठा ली जाती है, तो उठा ली जाती है, तो कहता है उसकी एसेसेबल वैल्यू क्या होगी, जो सेकंड हैंड गुड्स को उठाया है हमने, तो कहता है भाई साहब 5% और 5% पर क्वार्टर और पार्ट देयर ऑफ के हिसाब से हम क्या करेंगे, उसकी वैल्यू को एडिशन कर, उसकी वैल्यू में डिडक्शन कर देंगे। चलो देखते हैं, कहता है गुड्स रिपोजेस्ड बाय द रिपोजेस्ड ऑफ डिफॉल्टर, डिफॉल्टर का रिपोजेस करते हैं जो पेमेंट नहीं कर पाया, इफ नॉट मेक पेमेंट ऑन द शेड्यूल टाइम, टाइम पर पेमेंट नहीं देगा तो क्या करेंगे भाई साहब, उसकी गाड़ी उठा के लाएंगे हम, तो गाड़ी उठा के लाएंगे। कहता है वैल्यू ऑफ द एसेट रिड्यूस बाय द 5% ऑफ एवरी क्वार्टर और पार्ट देयर ऑफ। अब दिक्कत ये आती है सर, ये क्वार्टर तो समझ में आएगा, लेकिन क्वार्टर कहां से शुरू करें, कौन सा क्वार्टर, ठीक है सर, जनवरी फरवरी मार्च का क्वार्टर, फरवरी मार्च अप्रैल का क्वार्टर, मार्च अप्रैल और मार्च अप्रैल और मई का क्वार्टर है, कौन सा क्वार्टर, ध्यान सुनो बेटा, क्वार्टर शुरू करना आप जनवरी फरवरी मार्च से, जनवरी फरवरी मार्च से, ध्यान ना, कैलेंडर मंथ से क्वार्टर स्टार्ट होते हैं हमेशा मतलब जीएसटी में स्टार्ट करना क्वार्टर यहाँ जनवरी फरवरी मंथ से, तो पहला क्वार्टर जनवरी फरवरी मार्च, दूसरा क्वार्टर अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, इस तरह से क्वार्टर स्टार्ट होने वाले हैं, ठीक है। अब कब से कब तक, बिटवीन द परचेज, जब उसने परचेज किया, एंड द डेट ऑफ द डिस्पोजल बाय पर्सन मेकिंग सच पोजीशन। कहता है भाई साहब जिस दिन आपने परचेज की और जिस दिन हमने डिस्पोजल किया तब तक 5% गिराते रहेंगे। सर एग्जांपल दिखाना, देखो भाई साहब एग्जांपल है, कहता परचेज ऑफ कार बाय द कस्टमर 1/4/2022, 1/4/2022 दूसरे क्वार्टर में खरीदा है, कार खरीदी 50 लाख की, लोन ले लिया उसने 45 लाख का, टोटल 50 ईएमआई बनी थी, टोटल इंस्टॉलमेंट 50 बनी थी, ही फेल्स टू पे इंस्टॉलमेंट एंड रिपोजेस कब कर लिया, सर रिपोजेस किया है 20/2/2023 को, ठीक है, सोल्ड कब किया 19 मई 2023 को, ठीक है, और कितने में 38 लाख में, 38 लाख में सेल कर दिया है। तो आप बताओ भाई साहब सेकंड हैंड हो गया था नहीं, हाँ सर ये तो सेकंड हैंड गुड्स हो गया था, तो वैल्यू ऑफ एडिशन निकालोगे, हाँ सर वैल्यू ऑफ एडिशन निकालें, क्यों निकालोगे, क्योंकि उसके ऊपर ही हमें टैक्स देना है, पास में आई नहीं आई जी सर। तो मैंने कहा कितने क्वार्टर बनते हैं, सर क्वार्टर देखो खरीदा था अप्रैल में, तो सॉरी अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, सर यहाँ पे तो हमने रिपोजेस किया था, हम सेल तक देखेंगे, मार्च अप्रैल मई जून पार्ट मतलब 5 क्वार्टर बन गए सर, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 देखिए 25% रिडक्शन कर देंगे, कितना कर देंगे तो 25% रिडक्शन कर देंगे, ठीक है 25% रिडक्शन कर दिया, 50 लाख की थी 25% रिडक्शन कर दोगे तो 37,50,000 आ रहा है, हमने बेचा कितने में है
38 लाख में, कितने में बेचा? 38 लाख में। तो 50,000 का एडिशन आ गया, 50,000 पे जीएसटी आप पे कर दो। लेकिन अगर आप सोचो यहां पर मैं कहता हूं 37 लाख में बेच दिया तो सर वैल्यू एडिशन कुछ हुई नहीं, तो गवर्नमेंट को टैक्स देंगे नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जीरो जीरो का 28% करोगे तो जीरो ही आएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। ये बड़ा ही अच्छा कंसेप्ट है बेटा। ठीक है, रूल नंबर 33 बात करता है कि कंसेप्ट ऑफ प्योर एजेंट। अरे भाई साहब, प्योर, आजकल प्योर है कहाँ पे? कहाँ है प्योर मिल्क? कहाँ है प्योर घी? कहाँ है प्योर इंसान? ठीक है, सब में मिलावट है, हैं? नहीं सर, इंसान तो आज भी प्योर है जी। तो चलते, प्योर एजेंट है क्या? ये प्योर एजेंट की कड़ी आई कहां से? कौन है ये प्योर एजेंट? किसको हम प्योर एजेंट बोलें? ये कहता है भाई साहब प्योर हमें बोल दो, कहता है भाई साहब प्योर बोलो। देखो बात कुछ ऐसी है, वैसे इसके बारे में ऊपर लिखा हुआ है भाई प्योर कौन, प्योर कौन बोला जाता है। ये कहता है ओनली रिसीव द एक्चुअल अमाउंट। क्या बोला जाता है? कि ओनली रिसीव द एक्चुअल अमाउंट, दैट इज नो इंटरेस्ट ऑन गुड्स सर्विसेज प्रोक्यूर ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ द सप्लायर। है सर, कहता ओनली रिसीव द एक्चुअल अमाउंट दैट इज नो इंटरेस्ट ऑन गुड्स या फिर सर्विसेज प्रोक्योर, मतलब कोई मतलब सिंपल शब्द में उससे वो कोई कमीशन वगैरह नहीं ले रहा है जब वो क्या कर रहा है, सर्विसेज को प्रोक्योर कर रहा है, गुड्स को प्रोक्योर कर रहा है। सर सिंपल शब्दों में समझ में नहीं आया है, नीचा के द्वारा देखो भाई साहब एग्जांपल देखो, आराम समझो, आएगा समझ में। सर क्या है, देखो भाई साहब बात कुछ ऐसी है। मैंने कहा देखो भाई साहब हम है, ये हम रविंद्र बिस्ला जी, हमने कहा कि हम क्या प्रोवाइड क्या किया हमने, मैंने क्या कहा, मैंने कहा भाई साहब मोहित ये भी मेरा दोस्त है, ये भी मेरा दोस्त है, दोनों मेरे दोस्त है। मैं मोहित के पास गया, मैं क्या किया सर, इसमें क्या था देखो भाई साहब, अरे पहले सॉरी इस साइड आओ, इस साइड आओ, उसको मत देखो, अभी यहाँ पे आओ। मैं कह रहा हूँ ये मिस्टर आकाश, ये आकाश आया, आकाश के और मेरे बीच में कॉन्ट्रैक्ट बना, आकाश के बीच में और रविंद्र बिस्वा के बीच में कॉन्ट्रैक्ट बना। कॉन्ट्रैक्ट क्या बना? एक कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट बना टू वर्क एज अ प्योर एजेंट। कैसे हुआ? मैंने इसको सर्विस दी डिजाइन एंड डेकोरेशन की, कि भाई आपकी शादी में हम डिजाइन एंड डेकोरेशन कर देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अच्छी डिजाइन डेकोरेशन करते हैं। और उसके लिए मैंने इससे चार्ज किए 10 लाख रुपए। मैंने कहा कि आपकी शादी का डिजाइन का डेकोरेशन का एग्रीमेंट हमें दे दो, हम ये सर्विस परफॉर्म करने वाले हैं, और इसके लिए मैंने इससे 10 लाख रुपए लिए। अब क्या हुआ, इनवॉइस कौन करेगा? सर रविंद्र बिस्रा करेगा आकाश को। कैसे करेगा सर? चलो देख लेंगे। मैं एक बार इनवॉइस पे ना आने से पहले और कुछ देता हूं, ठीक है? सिंपल शब्दों में मैं इनवॉइस करूंगा किसको? सर आकाश को। आगे मैंने कहा देखो भाई साहब बात कुछ ऐसी थी, एक मेरा फ्रेंड था, दैट इज थर्ड पार्टी है, मेरा फ्रेंड था वो, जिसका नाम था मोहित, वो वीडियोग्राफी करता है, वीडियोग्राफी की सर्विसेज है। अब आकाश मेरे पास आया और आकाश ने कहा कि भाई कोई तेरे जानकार में है तो वीडियो की सर्विस वगैरह, वीडियोग्राफी वगैरह करवानी है, फोटो वगैरह शूट करवाने हैं, कोई है? तो मैंने कहा हाँ मेरा एक दोस्त है मोहित, वो ये काम करता है। तो वो ये काम करता है, तो मैंने मोहित का रेफरेंस दिया। तो आकाश ने मुझे क्या कहा कि मोहित को हायर कर ले और मोहित को पेमेंट तू कर दे। मुझे बोला कि मोहित को पेमेंट तू कर दे, तुझे मैं बाद में पेमेंट कर दूंगा। बात सुन आई नहीं? क्या बोला गया? मोहित को पेमेंट, हे रविंद्र मोहित को पेमेंट तू कर दे, तेरे को पेमेंट मैं बाद में कर दूंगा। मैंने कहा ठीक है भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, उससे मैंने कोई कमीशन वगैरह नहीं मांगा, उससे कोई कमीशन नहीं मांगा, किसी तरह कमीशन नहीं मांगा। मोहित को मैंने पेमेंट की और मोहित की पेमेंट मैंने किससे ले ली? आकाश से ले ली बेटा। तो मैंने क्या कहा, ये बोला कि भाई मैं तो 5 लाख रुपए लेने वाला हूँ। ये बोला ठीक है, मैंने कहा भाई बिल बना, बोला 5 लाख का ये और 18% टैक्स, तो 90,000 टैक्स होगा, टोटल वैल्यू होगी भाई साहब 5,90,000 रुपए। अब बात कुछ ऐसी है, ये कहता है कि ये बिलिंग किस हो रहा है? मोहित बिलिंग बाय थर्ड पार्टी डायरेक्ट टू मिस्टर आकाश। मुझे बिलिंग नहीं करेगा, मैंने तो उसको हायर किया है, किसके बिहाफ पे? आकाश के बिहाफ पे। वो बिलिंग आकाश को करेगा, ठीक है? पेमेंट मैं करूंगा मोहित को, लेकिन मैं जो मोहित को पेमेंट करूंगा वो मैं किससे ले लूंगा? आकाश से ले लूंगा। ये बिल करेगा मिस्टर आकाश को। मिस्टर आकाश लाइबल है टू पे 5,90,000 टू मोहित। मोहित को पे करना किसको है? आकाश को करना है। बट मिस्टर आकाश रिक्वेस्टेड, मेरे को रिक्वेस्ट किया, हे रविंद्र बिस्ला आप पेमेंट कर दो, आपको हम बाद में पेमेंट कर देंगे। आगे लेटर बाद में मिस्टर आकाश रीइंबर्स वापस कर देना द सेम अमाउंट ऑफ 5,90,000 टू मिस्टर रविंद्र बिस्ला। मतलब मेरे को उन्होंने वापस से पैसे दे दिए। अब ध्यान सुनो बेटा, अब मैंने कहा अब मैं उसको इनवॉइस बनाऊंगा, रविंद्र बिस्ला उसको इनवॉइस बना के देंगे। मैंने कहा देख भाई दोस्त बात कुछ ऐसी है, 10 लाख मेरी सर्विस के दे, एक 5,90,000 मेरे को रिइंबर्स कर जो मैंने मोहित को दिए हैं, तो टोटल हो गए 15,90,000। अब मैं जीएसटी किस पर चार्ज करूंगा बेटा?
15,90,000 पे या 10 लाख पे, ये बात बोली जाती है भाई साहब 15,90,000 पे नहीं 10 लाख पे। क्यों? ये तो ओनली रिइंबर्समेंट है, इनपे तो ऑलरेडी जीएसटी लग चुका है, तो इस पे जीएसटी किस पे लगेगा? ओनली 10 लाख पे। दैट इज सिंपल सोल्यूशन। और मैं आपसे ये नहीं कराता तो भी मैं आपसे पूछा ना किस पे जीएसटी लगेगा, तो भी आप ये कहते सर 10 लाख पे, क्योंकि 5,90,000 तो रिइंबर्स है। अब ध्यान सुनो, अब नीचे आओ, मैंने कहा हियर रविंद्र बिस्ला नॉट चार्जिंग एनी कमीशन ऑन 5,90,000, ही इज अ प्योर एजेंट। तो प्योर एजेंट टैक्स किस पर चार्ज करता है? खुद की सर्विसेज पे, दूसरों की पे नहीं। दूसरों वाली तो सिर्फ रीइंबर्समेंट ले रहा है। सिंपल समझ सुना है? यस, हमें मिलेगा, हम जो क्या नाम है टैक्स चार्ज करेंगे वो 10 लाख पर करेंगे, ना कि 15,90,000 पे। हम हमारी सर्विसेज पर टैक्स चार्ज करने वाले हैं, दूसरे रिइंबर्समेंट अमाउंट पर नहीं चार्ज करने वाले। समझ में आया नहीं आया? जी सर समझ में आ गया। ये है प्योर एजेंट का कंसेप्ट, दैट इज हमारा रूल नंबर 33 बेटा। आगे चलते हैं, रूल नंबर 34। ये रूल 34 आप क्या कहना चाहते हो? ये कहता है, देखो भाई साहब कुछ बड़ी बात नहीं कहता, सिंपल सिंपल छोटी छोटी बात कहता है। कहता है देखो भाई साहब रूल नंबर 34 रेट ऑफ एक्सचेंज की बात करता है। कहता है गुड्स के लिए वो नोटिफाइड बाय द बोर्ड, दैट इज सीबीआईसी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ क्या नाम, इनडायरेक्ट टैक्सेशन एंड कस्टम। ठीक है। आगे कहता है फॉर द सर्विसेज, लाइक सर्विसेज के लिए कहता है कि भाई साहब आपके जो भी एएस इंडेस है ना, वो भी जो नोटिफाइड करेंगे उन रेट को लेंगे। फॉर गुड्स नोटिफाइड बाय द क्या, सीबीआईसी। और फॉर गुड्स, फॉर सर्विसेज जो भी आपके गैप हैं, ठीक है, जनरली एक्सेप्टेबल अकाउंटिंग प्रिंसिपल जो भी है, लाइक एएस एंड इंडीएस, जो रेट बताएंगे उस रेट को हम लेने वाले हैं। रेट ऑफ कन्वर्जन के लिए, लाइक आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हो उसके लिए बात करते हैं। आगे कहता है रूल नंबर 35 बात करते हैं वैल्यू ऑफ द सप्लाई इंक्लूसिव ऑफ द गुड्स। मैंने कहा भाई साहब देखो लाइक आपको पता है इंटरेस्ट या पेनल्टी जो भी मैं सप्लाई मतलब कस्टमर से चार्ज करता हूँ, है ना, मैंने एक कस्टमर से 10,000 रुपए इंटरेस्ट के लिए, तो कहता है भाई साहब इसी के अंदर इंटरेस्ट है, इसी के अंदर जीएसटी है। प्रिंसिपल सप्लाई जो मेन सप्लाई थी मेरी वो 18% पे थी, तो ये कहेगा ये 118% है, और इसको मल्टीप्लाई कर दो 100 से, तो क्या आ जाएगा? असेसेबल वैल्यू आ जाएगा, दैट इज 10,000 डिवाइड बाय 118 मल्टीप्लाई बाय 100। ये मैंने कल भी बताया था बेटा, 8475। तो ये हो जाएगा। वही कह रहा है कि अमाउंट में अगर जीएसटी इंक्लूड है तो टोटल इंक्लूसिव ऑफ अमाउंट को डिवाइड कर दो 100 प्लस रेट से और मल्टीप्लाई कर दो रेट से, तो यहाँ पे टैक्स का अमाउंट आ जाएगा। और मेरे को ट्रांजैक्शन वैल्यू या असेसेबल सॉरी ट्रांजैक्शन वैल्यू या फिर असेसेबल वैल्यू चाहिए होती तो मैं यहाँ मल्टीप्लाई किससे करता? 100 से मल्टीप्लाई कर देता। सिंपल। आगे याद करो, कहता है कि रिमेंबर वैल्यूएशन के लिए C2 डॉक्टर, हाँ सर याद है C2 डॉक्टर। तो इसमें कहता था आई रिप्रेजेंट इंटरेस्ट, ये मैंने कल भी बताया था और दोबारा आ चुका है। व्हेन यू चार्ज एनी इंटरेस्ट और पेनल्टी फ्रॉम द फ्रॉम सप्लायर, सर फ्रॉम सप्लायर नहीं, सप्लायर हमसे चार्ज करेगा, यहाँ पे कस्टमर आना चाहिए सर, कस्टमर, कस्टमर से या फिर सप्लायर हमसे चार्ज कर रहा है, ऐसी बात आनी चाहिए। फॉर द डिले पेमेंट देन दिस अमाउंट इटसेल्फ इंक्लूड द जीएसटी, कहता है वो जीएसटी का इंक्लूड रहता है। मैंने ऊपर वाला एग्जांपल दे दिया था, ठीक है जी सर। मैंने कहा देखो दोस्त सेम एग्जांपल ही रखा है। मैंने कहा मिस्टर मोहन पेड इंटरेस्ट ऑफ ₹1 लाख ड्यू टू द डिले पेमेंट टू द बिस्ला गारमेंट्स, इंटरेस्ट रेट था 18%, कैलकुलेट द टैक्स अमाउंट, कह रहा टैक्स अमाउंट निकालो भाई साहब, 1 लाख डिवाइड बाय 118% और 18 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास टैक्स रेट आ जाएगा। ठीक है, बात समझ आई नहीं आई? ठीक है, दैट इज आउट ऑफ 1 लाख बिस्ला गारमेंट्स पेड रुपीज इतना आएगा जीएसटी, और बाकी बिस्ला गारमेंट्स खुद रखने वाली है। तो छोटी छोटी चीजें थी, कल भी आ रही थी आज भी आ रही थी, हमने इनको थोड़ा सा जल्दी करके कंप्लीट कर लिया, थोड़ा सा जल्दी करके कंप्लीट कर लिया जी सर। आगे चलते हैं। आगे सब्सिडी बेटा मैं कल करा चुका हूं आप लोगों को, सब्सिडी कब मिलेगी? गवर्नमेंट से या नॉन गवर्नमेंट से? नॉन गवर्नमेंट वाली डिडक्टेबल अलाउड नहीं है, अलाउड टू बी लेस है, बट चेक करो फर्दर, क्या सप्लायर को गिवन है तो ओके है, रिसिपिएंट को गिवन है तो फिर नहीं अलाउड आपको। आगे चेक करो क्या ये यूनिट लिंक है, यूनिट लिंक यस तो आपको अलाउड हो जाएगी, नो तो फिर दोबारा से आपको ये सब्सिडी डिडक्शन अलाउड नहीं होगा। किया था या नहीं किया था? जी सर किया था। आगे 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 ये भाई मैंने करवा दिया सारी चीजें। कंपोजिशन स्कीम की बात करता है, कहता है कुछ इंपॉर्टेंट चीज है, कहता है इंटरेस्ट टोटली इग्नोर कर देना कंपोजिशन स्कीम में। यस सर पता है हमें, वो 10% वाली लिमिट बता रहे हैं। जी सर ये भी पता है हमें, कर चुके हैं। आगे चलते हैं, आईटीसी की बात करता है ये आईटीसी। तो आप आज ही करना चाहोगे आईटीसी या बाद में करना चाहोगे बताओ? आईटीसी देख कितना बड़ा है आईटीसी। वैसे कुछ क्वेश्चन है मेरे पास आपके लिए, आप कहो तो अभी कराऊं और आप कहो तो बाद में कराऊं, फिर बाद में करा देना। चलो आज हम यहीं तक करते हैं, ठीक है, आज हम यहीं तक करते हैं, बाकी मैं आपको बाद में कराता हूँ। जी सर आराम आराम से करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो चलो
आईटीसी, हमें नेक्स्ट क्लास हमें आईटीसी से स्टार्ट करनी है, इसलिए मैं यहाँ पे होल्ड कर देता हूँ आईटीसी, ठीक है। तो दोस्त ओके, टाटा बाय बाय, राधे राधे, राधे रानी की कृपा हम सभी पर यूं ही बनी रहे। और ध्यान रखें बेटा, आप लोगों के एग्जाम आ रहे हैं, आपको बड़े ही अच्छे से, बड़े ही शिद्दत से पढ़ना है, और इन क्लासेस को बड़े आराम से देखो, देखते ही आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा, आई होप सो। और ये ऐसा कुछ नहीं है, बहुत ही ईजी है। साथ साथ मेरे साथ आप प्रैक्टिस कर रहे हो और गो थ्रू कर रहे हो, चीजों को रीडिंग भी ले रहे हो, तो आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो मेरा टारगेट है शायद आप लोगों की फोर्थ लेक्चर, फोर्थ है या थर्ड है, देख लूंगा मैं, लगभग लगभग आपके 7 से 8 घंटे में आपका जीएसटी हो जाएगा, डोंट वरी, 7 से 8 घंटे में जीएसटी आराम से हो जाएगा। और उसके बाद हम कस्टम पे आने वाले हैं, ठीक है। तो टाटा बाय बाय, राधे राधे।